और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करेंगे आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आपने ट्रेड वर्ड पहले भी सुना है, ट्रेड वर्ड पहले भी समझा है, कहां पर समझा है? हमने टर्शरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर को आप सभी के साथ डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने ट्रेड के ऊपर भी डिस्कशन आपका यहाँ पर किया था। तो टर्शरी एक्टिविटीज में हमने ट्रेड के ऊपर डिस्कशन आप सभी के साथ किया था, विच यू हैव स्टडी इन द चैप्टर नंबर 7। तो आपने चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में पढ़ा होगा इसी बुक में, ऑफ दिस बुक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस चांद। माय नेम इज अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का वन शॉट सेशन। इसी तरीके से हमने चैप्टर वाइज यहाँ पर वन शॉट वीडियोस आप सभी के लिए बना दिए हैं, आप सभी के लिए क्रिएट कर दिए हैं, ताकि आप ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें बुक नंबर 1 जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है, उस बुक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमने चैप्टर वाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करेंगे आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, बार्टर सिस्टम आपका क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सारी चीजें आपकी जो नोटबुक में चीजें आपको दी गई हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर करेंगे कवर। साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ के ऊपर भी हम काफी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी पढ़ने को मिलता है। तो डब्ल्यूटीओ क्या है, आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपका यहाँ पर किया जाएगा कवर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की जो आपकी पहली किताब है द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस बुक में अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बुक है। और चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, इसका वन शॉट वीडियो हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टार्ट। तो चलिए डिस्कशन हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, डिस्कशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड वाले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो ये टॉपिक शुरू होता है यहां से, दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म ट्रेड एज अ टर्शरी एक्टिविटी। यहां से फर्स्ट पैराग्राफ आपका शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, टेस्ट कोच ये जो चैनल है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैप्टर के डिस्कशन के दौरान, वन शॉट वीडियो के डिस्कशन के दौरान अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म दैट इज ट्रेड। आपने ट्रेड पहले भी आप लोगों ने सुना है, आपने ट्रेड वर्ड पहले भी सुना है, ट्रेड वर्ड पहले भी समझा है। कहां पर समझा है? हमने टर्शरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर को आप सभी के साथ डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने ट्रेड के ऊपर भी डिस्कशन आपका यहाँ पर किया था। तो टर्शरी एक्टिविटीज में हमने ट्रेड के ऊपर डिस्कशन आप सभी के साथ किया था, विच यू हैव स्टडी इन द चैप्टर नंबर 7। तो आपने चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में पढ़ा होगा इसी बुक में, ऑफ दिस बुक। तो ट्रेड यानी कि व्यापार, ठीक है। ट्रेड, यू नो दैट ट्रेड मीन्स, आपको पता है दैट ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड मीन्स द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर हम क्या करते हैं, वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और बेचते हैं, तो इसे ट्रेड कहा जाता है, इसे व्यापार आपका यहाँ पर कहा जाता है। टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड। अच्छा, ये जरूरी है कि ट्रेड तभी होगा जब दो पार्टीज होगी, बिना दो पार्टीज के ट्रेड नहीं हो सकता, है ना। एक पार्टी वो होनी चाहिए जो उस सामान या उस सर्विस को खरीदने वाली हो, बाय करने वाली हो, और दूसरी पार्टी वो होनी चाहिए जो उस सामान या प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने वाली हो। तो कम से कम दो पार्टीज आपको यहाँ पर लगेंगी अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको व्यापार करना है। वन पर्सन सेल्स एंड द अदर परचेज, तो एक व्यक्ति आपका यहाँ पर बेचेगा और दूसरा व्यक्ति आपका यहाँ पर क्या करेगा, खरीदेगा। तो मिनिमम दो पार्टीज की जरूरत है, मिनिमम दो पार्टीज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट, इन सर्टेन प्लेसेस, कुछ विशेष स्थानों पर पीपल बार्टर देयर गुड्स, लोग अपनी वस्तुओं को बार्टर भी करते हैं। बार्टर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फल उगाता हूं तो मैंने केलों के बदले किसी किसान से केलों के बदले 1 किलो चावल ले लिए, तो आप यहाँ पर बार्टर भी कर सकते हैं वस्तुओं का, कि एक वस्तु के बदले आप दूसरी वस्तु भी ले सकते हैं, ये चीज भी हो सकती है। लेकिन ये दुनिया के कुछ सर्टेन प्लेसेस ही हैं जहां पर ये चीज होती है। आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम ना के बराबर है। कुछ प्लेस ऐसे हैं जहां पर अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है, एक लिमिटेड एरिया में, एक कुछ लिमिटेशंस के साथ बार्टर सिस्टम कहीं कहीं पर चलता है। लेकिन आज के टाइम पर हम मनी को ही यूज करते हैं वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए। फॉर बोथ दीज पार्टीज ट्रेड इन म्यूचुअली बेनिफिशियल, तो जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हम सामने वाले व्यक्ति से एक वस्तु ले लेते हैं,
जिसकी हमें जरूरत है, और सामने वाले व्यक्ति को वो वस्तु दे देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, तो ये म्यूचुअली उन दोनों के लिए बेनिफिशियल आपका यहाँ पर होता है। ट्रेड यानी कि व्यापार मे बी कंडक्टेड एट 2 लेवल्स। व्यापार दो तरीके से हो सकता है, ट्रेड दो तरीके से हो सकता है, 2 लेवल पर हो सकता है। ट्रेड इंटरनेशनल भी हो सकता है, जहां पर हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ ट्रेड करे, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ व्यापार करे। और दूसरा ट्रेड हो जाएगा आपका नेशनल ट्रेड, जहां पर जो व्यापार होगा वो इंडिया के अंदर ही होगा। अगर यूपी का कोई व्यापारी कोई सामान बनाता है, कोई सामान प्रोड्यूस करता है और ये सामान वो बेचता है तमिलनाडु में, या तमिलनाडु का कोई व्यक्ति उससे वो सामान खरीदता है जो यूपी में सामान बना रहा है या सामान बेच रहा है, वह सामान तमिलनाडु का कोई व्यक्ति अगर खरीद लेता है, तो ये देश के अंदर ही हुआ ट्रेड आपका यहाँ पर बनेगा, तो ये नेशनल ट्रेड है। और जब ये ट्रेड इंटरनेशनल हो जाता है, यानी कि दुनिया के दूसरे देश हमसे सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड आपका कहलाता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, जहां पर हम वस्तुओं या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, वस्तुएं और सर्विसेज खरीदी बेची जाती हैं अमंग दी कंट्रीज, यानी कि देशों के बीच में, अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि देश की सीमाओं के बाहर। तो देश की सीमाओं के बाहर जाकर जब हम ट्रेड आपका यहाँ पर करते हैं, देश की सीमाओं से बाहर जाकर जब हम आप ट्रेड करते हैं, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड की कैटेगरी में आपका यहाँ पर आता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात हम लोग यहाँ पर करेंगे और आज का जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ये टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। सो इंटरनेशनल ट्रेड, कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कमोडिटीज। दुनिया के कुछ देश हैं जो क्या है, कुछ वस्तुओं को हासिल करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्स। वो ऐसी वस्तुएं दुनिया के दूसरे कंट्रीज से खरीदते हैं जो वस्तुएं वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से। जैसे कि इंडिया काफी बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल खरीदता है। इंडिया बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल खरीदता है क्योंकि इंडिया में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो कम आपका यहाँ पर होता है। तो इस वजह से इंडिया क्या करता है, बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल वगैरह क्या करता है, परचेज आपका यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इंडिया इसीलिए क्या करता है, क्योंकि इंडिया में कच्चा तेल आपका नहीं होता, इसलिए इंडिया क्या करता है, खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्रीज से, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम बहुत ही सस्ता क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, किससे, रशिया से, राइट। ठीक है, तो कंट्रीज जिन वस्तुओं को प्रोड्यूस नहीं कर पाते किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, जो वस्तुएं वो नहीं बना पाते, नहीं प्रोड्यूस कर पाते, या जिन वस्तुओं की उनके पास कमी है, वो क्या करते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज से खरीद लेते हैं, और दे कैन परचेज एल्सवेयर एट प्राइस, और जहां पर वो वस्तु उन्हें सस्ते दाम पर मिल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है कि इंडिया जो है वो सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करता है रशिया से। ये नहीं चलेगा, दैट्स वाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। हमें क्रूड ऑयल की जरूरत है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। अब हमें ये सस्ता तेल या क्रूड ऑयल या सस्ता क्रूड ऑयल कहाँ से मिल रहा है, इस समय हमें सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है रशिया से, तो हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। तो ऐसा ही कंट्रीज भी करते हैं, जहां से उनको वो तेल या जहां से उनको वो सामग्री या जहां से उनको वो प्रोडक्ट सस्ता आपका यहाँ पर मिल जाता है, कंट्रीज वहां से क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर खरीद लेते हैं। क्लियर मेरी बात? वहां से वो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर खरीद लेते हैं। क्लियर मेरी बात सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक का डिस्कशन सभी को क्लियर? देन से यस कि यस सर, यहाँ तक का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि यस सर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, तो बात हमें समझ में आ गई कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड आखिर होता क्यों है, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों जरूरी है, और आखिर क्यों एक कंट्री दुनिया के दूसरे देशों से इंटरनेशनल ट्रेड करता है। कई बार तो ये उनकी मजबूरी भी होती है, कई बार इंटरनेशनल ट्रेड करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो अपनी जरूरत की हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, सस्ते में या दुनिया के किसी दूसरे देश से उस वस्तु को खरीद लेते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज, शुरुआती समाज की अगर हम लोग बात करें, शुरुआती इंसानों की बात करें, शुरुआती समाज की बात करें, तो उस समय अगर हम बात करें ट्रेड होता था, उस समय भी व्यापार होता था, उस समय भी आपका ट्रेड होता था, वॉज द बार्टर सिस्टम। तो उस समय जो ट्रेड आपका होता था वो बार्टर सिस्टम पे होता था। बार्टर सिस्टम मैंने आपको अभी बताया, बार्टर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो चीज एक्सेस में है, आपके पास जो चीज ज्यादा है, तो आप इसे क्या करोगे, जैसे कि इस व्यक्ति के पास केले हैं और इस व्यक्ति के पास संतरे हैं, तो बेसिकली ये केले दे देगा इस व्यक्ति को और ये व्यक्ति इसे क्या दे देगा, संतरे दे देगा। इसी तरीके से
अगर आपके पास गेहूं है और सामने वाले व्यक्ति के पास चावल है, आपको चावलों की जरूरत है, सामने वाले व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है, तो आप गेहूं के बदले में चावल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बार्टर सिस्टम। इसमें मनी की जरूरत नहीं होती, पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। आप वस्तुओं का ही आदान प्रदान कर लेते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए आप एक वस्तु सामने वाले को दे देते हो आपस में डिस्कशन करके, और दूसरी वस्तु उससे ले लेते हो। वेयर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड टुक प्लेस, यहाँ पर क्या होता है, वस्तुओं का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। एक वस्तु हमने उससे ले ली और एक वस्तु हमने उसको दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा गुड्स का। ओके, क्लियर मेरी बात? ओके देन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बार्टर सिस्टम तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इन दिस सिस्टम इफ यू वेयर अ पोटर, आप एक पॉटर हो, आप मिट्टी का या मिट्टी के बर्तन आप बनाते हैं, एंड वेयर इन नीड ऑफ अ प्लम्बर, लेकिन आपको आपके घर में एक प्लम्बर की जरूरत है। सो यू वुड हैव टू लुक फॉर अ प्लम्बर, आपको ऐसा प्लम्बर देखना होगा, आपको बाहर जाके ऐसे प्लम्बर को ढूंढना होगा हु वुड बी इन नीड ऑफ पॉट्स, जिसे मिट्टी के बर्तनों की जरूरत हो, एंड यू कुड एक्सचेंज योर पॉट्स फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विस। तो अगर आपके घर में नल लीक हो रहा है, आपको प्लम्बिंग वर्क की जरूरत है, तो मार्केट में तो ऐसे 10 प्लम्बर हैं, लेकिन हर प्लम्बर आपका काम करने के लिए रेडी नहीं होगा अगर बार्टर सिस्टम चल रहा है। आपको ऐसा प्लम्बर देखना होगा जिस प्लम्बर को मिट्टी के बर्तनों की जरूरत होगी, क्योंकि उसी प्लम्बर से आप काम करा सकते हैं, क्योंकि उसे आप बदले में मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं। हर प्लम्बर आपसे मिट्टी के बर्तन लेने के लिए रेडी नहीं होगा, हर प्लम्बर आपसे मिट्टी के बर्तन लेने के लिए तैयार भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम की ये लिमिटेशन हो जाती है, बार्टर सिस्टम की ये लिमिटेशन आपकी यहाँ पर हो जाती है कि बार्टर सिस्टम हर जगह काम नहीं करता, मेहनत ज्यादा लगती है, आपको सही व्यक्ति को ढूंढना होता है जिससे आप वो वस्तु उसे दे सकें जिसकी उसे जरूरत हो, और उससे वो वस्तु ले सकें जिसकी आपको जरूरत हो। अब बार्टर सिस्टम की कई सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति है और उसके पास बदले में देने के लिए केवल गाय है, उसके पास बदले में देने के लिए क्या है, काऊ, वो गाय के बदले कुछ सामान खरीदना चाहता है, लेकिन वो सामान मान लेते हैं उसे कुछ फल खरीदने हैं, उसे कुछ अनाज खरीदना है, उसे अपने खेत के लिए बीज खरीदने हैं, और ये तीनों चीजें अलग अलग व्यक्तियों के पास हैं, लेकिन आप बार्टर में केवल गाय ही दे सकते हैं। तो अब आपको चीजें लेनी है 2 से 3, लेकिन आपके पास बदले में देने के लिए है केवल गाय। तो ऐसे में क्या होगा, अब मान लेते हैं अगर आपको कुछ फल खरीदने हैं, कुछ फ्रूट्स खरीदने हैं, तो कुछ फ्रूट्स के बदले एक गाय देना समझदारी तो नहीं है, क्योंकि गाय की जो वैल्यू है वो कुछ फलों से ज्यादा ही है। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये आती थी कि आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर कीमती चीज है, तो आप उसे 3 लोगों में डिवाइड भी नहीं कर सकते। अब गाय को अगर आप डिवाइड करोगे तो उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि गाय की डेथ हो जाएगी। अब गाय को तो आप 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते ना, आप उसे मार दोगे तो फिर उसकी क्या वैल्यू बची। इसकी जगह अगर आपके पास 3 बोरी अनाज है, तो आप एक एक बोरी अनाज फ्रूट्स के लिए, राइस के लिए या दूसरी चीजों के लिए देकर आप बार्टर कर सकते हो। लेकिन जब कोई ऐसी वस्तु आ जाती थी जहां पर उस वस्तु को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो फिर आप मल्टीपल चीजें नहीं खरीद सकते उस वस्तु के बदले। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बार्टर सिस्टम में। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती थी कि आप जिस चीज का बार्टर करना चाहते हैं, आप जिस चीज के बदले में दूसरी चीज चाहते हैं, आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था कि उसे भी उसी चीज की जरूरत हो जो आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर यह चीज कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता था। इसलिए धीरे धीरे बार्टर सिस्टम आपका खत्म होता है, और मनी के तौर पर दूसरी चीजों को यूज किया जाता है कि अब आपको वस्तुओं के बदले नहीं, बल्कि मनी के बदले आप क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को एक्सचेंज कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम आज भी दुनिया में कुछ जगहों पर चलता है, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, अ बिग मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेयर एंड पीपल फ्रॉम द वेरियस ट्राइब्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट मेले की बात हम लोग कर रहे हैं। हर साल जनवरी के महीने में आफ्टर द हार्वेस्ट सेशन, आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन, यानी कि जब कटाई हो जाती है जनवरी के महीने में, कटाई होने के फसलों की कटाई होने के बाद एक मेला लगता है। उस मेले का नाम है जॉन बील मेला। जॉन बील मेला, ये मेला आपका यहाँ पर लगता है जोगी रोड, जो कि 35 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी शहर से।
एंड इट इज पॉसिबली दी ओनली फेयर, और ऐसा माना जाता है कि ये इकलौता मेला है भारत का वेयर द बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव, यानी कि यहाँ पर इस मेले में अभी भी बार्टर सिस्टम आपका चलता है। तो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में जो आपका जॉन बील मेला आपका यहाँ पर लगता है, ये इंडिया का शायद इकलौता ऐसा प्लेस है जहाँ पर आज भी सिस्टम आपका यहाँ पर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फीमेल्स इस मेले में दिखाई गई हैं। इस फीमेल के पास कुछ है और ये फीमेल भी कुछ बेच रही है, तो इस सामान के बदले वो ये सामान बार्टर सिस्टम में ले सकती है। अ बिग मार्केट इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग दिस फेयर, एक बड़ा बाजार इस मेले के दौरान ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड पीपल फ्रॉम द वेरियस ट्राइब्स, अलग अलग आदिवासी कम्युनिटी के लोग और अलग अलग कम्युनिटी के लोग टाइज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स, तो वो लोग बार्टर सिस्टम के जरिए क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान या अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं। तो बार्टर सिस्टम उतना सफल तो नहीं है, या आज के टाइम पे बार्टर सिस्टम की उतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर आज भी बार्टर सिस्टम चलता है जो पहले से चला आ रहा था। शुरुआत आपकी वस्तुओं को लेने और देने की जो शुरुआत आपकी हुई, वो तो आपकी बार्टर सिस्टम से ही हुई थी ना, वो तो आपकी बार्टर सिस्टम से ही हुई थी ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बार्टर सिस्टम की कुछ डिफिकल्टीज बताई, दी डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम, की बार्टर सिस्टम की अपनी परेशानियां थी, बार्टर सिस्टम की अपनी प्रॉब्लम्स थी, उसकी अपनी लिमिटेशंस थी। वेयर ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, तो जब मनी इंट्रोड्यूस हुई, पैसा इंट्रोड्यूस हुआ, तो बार्टर सिस्टम की जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई। बिफोर पेपर एंड कॉइन, आज के टाइम पे अगर मैं आपसे कहूं करेंसी, तो आपने तो पेपर करेंसी और कॉइन करेंसी ही देखी होगी। तो ये आज की मॉडर्न करेंसी है जो कागजों पर या सिक्कों में आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब करेंसी की शुरुआत हुई थी, तो करेंसी की शुरुआत डायरेक्टली पेपर और कॉइन से नहीं हुई थी। शुरुआत में दूसरी वस्तुओं को एज अ मनी यूज किया जाता था। तो इनको कॉइन्स के तौर पर, पेपर और कॉइन्स को मनी के तौर पर यूज करने से पहले जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, जो बड़ी मुश्किल से मिलते थे, दुर्लभ प्रोडक्ट्स होते थे, रेयर ऑब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, तो वो बेसिकली करेंसी के तौर पर यूज होते थे विद वेरी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऐसे रेयर ऑब्जेक्ट्स जिनकी बहुत ही हाई इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी होती थी, उन्हें मनी के तौर पर यूज किया जाता था। जैसे कि आपके फ्लिंट स्टोन्स, या फिर काउरी सेल्स, जो टाइगर होता है उसके जो नाखून होते हैं, बेसिकली वो व्हेल के दांत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इनको भी एज अ करेंसी, एज अ मनी यूज करते थे। कुत्ते के दांत हो गए, जानवरों की खालें हो गई, फर्स हो गए, कैटल मवेशियों को भी यूज करते थे, चावलों को भी यूज किया जाता था, ठीक है। पेपर कॉर्न, सॉल्ट भी यूज होता था। और स्मॉल टूल्स, कॉपर के फिर सिक्के चलने लगे, फिर चांदी का इस्तेमाल होने लगा, फिर सोने का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि इनकी वैल्यू हुआ करती थी। तो शुरुआत में मनी के तौर पर ऐसी चीजों के बदले आदान प्रदान होता था। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति बाजार जाता है और बाजार में उसे क्या खरीदना है, 5 किलोग्राम उसे राइस खरीदना है, उसे एक बोरी या 5 किलोग्राम चावल खरीदने हैं। तो 5 किलोग्राम चावल के बदले वो क्या करता था, मान लेते हैं कि वो टाइगर के नाखून, या फिर हम मान लेते हैं कुत्ते के दांत, तो उसने मान लिया कि 5 कुत्ते के दांत के बदले 5 किलो चावल मिल जाएगा, क्योंकि कुत्ते के जो दांत है वो रेयर होते हैं। तो इनके बदले वो व्यक्ति भी कुछ और सामान खरीद लेगा। यानी कि शुरुआत में मनी के तौर पर इन वस्तुओं को यूज किया जाता था, करेंसी और कॉइन्स तो बहुत बाद में आए, ठीक है। तो मवेशियों के बदले भी सामान खरीदा बेचा जाता था, ठीक है। अनाज के बदले भी सामान खरीदा बेचा जाता था, सोने के बदले भी सामान खरीदा बेचा जाता था। सीपियां होती हैं, समुद्र किनारे सीपियां मिलती हैं, कौड़ियां मिलती हैं, उनका इस्तेमाल भी करेंसी के तौर पर आपके यहाँ पर होता था। तो जो बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर होते थे, जो बहुत ही रेयर चीजें होती थी, उनका इस्तेमाल होता था। अब आज के टाइम पे तो करेंसी के लिए अब आप देखो कि डेबिट कार्ड भी यूज होता है, क्रिप्टो करेंसी भी यूज होती है, आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आप बिटकॉइन में भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी है ना। तो डू यू नो द वर्ड सैलरी, आप लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। आगे चल के आपकी कोशिश होगी कि आगे चल के हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक बढ़िया जॉब मिल जाए, हमें सैलरी मिलने लग जाए। सैलरी होता है वेतन, यानी कि आप महीने भर जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उनके लिए कोई सर्विस देते हैं या उनके लिए कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है। सैलरी कम्स, तो सैलरी जो वर्ड है, जो पैसे से संबंधित है, सैलरी का मतलब पैसा ही होता है ना। तो सैलरी जो है वो आपका लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड सेलेरियम से ये बना हुआ है, और सेलेरियम का मतलब होता है मींस पेमेंट बाय द सॉल्ट। तो हमने अभी पीछे देखा कि बार्टर सिस्टम में नमक का इस्तेमाल भी होता था।
आ, पहले नमक को भी एज अ करेंसी आपके यहाँ पर यूज किया जाता था। ठीक है, कि मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें 2 बोरी चावल चाहिए तो उसको उसके बदले आप 1 बोरी नमक दे सकते हो। तो नमक को भी एज अ करेंसी यूज किया जाता था पहले। उसी के लिए ये वर्ड लैटिन भाषा में यूज होता था सेलेरियम। इसका मतलब होता है कि जो आपको पेमेंट करना है वो नमक के फॉर्म में आप करोगे। सो एज इन दोज टाइम्स प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, तो जो लोग नमक प्रोड्यूस करते थे फ्रॉम द सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी से जो नमक बनाया जाता था, वॉज अननोन एंड कुड ओनली बी मेड फ्रॉम दी रॉक सॉल्ट। तो उस समय लोग समुद्र के पानी से नमक बनाना नहीं जानते थे। उसमें जो नमक मिलता था वो केवल चट्टानी नमक होता था। रॉक सॉल्ट आपके यहाँ पर होता था जो चट्टानों में मिलता था, विच वॉज रेयर, जो काफी रेयर होता था एंड एक्सपेंसिव भी होता था। दैट्स वाई इट बिकम अ मोड ऑफ द पेमेंट। तो नमक का इस्तेमाल भी, नमक की छोटी छोटी चट्टानों का इस्तेमाल पेमेंट के तौर पर किया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से बेसिकली क्या होता था, ये रेयर होता था और ये वर्ड आपके यहाँ पर बना सेलेरियम। और सेलेरियम से ही आपका ये वर्ड बनता है सैलरी। तो आज का जो पेमेंट होता है वो भले ही नमक के फॉर्म में ना होता हो, लेकिन आपके घर में जो नमक आता है वो सैलरी से आता है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या इतिहास रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड की क्या हिस्ट्री रही है। इन एंशियंट टाइम्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाज रिस्की। पुराने जमाने में अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है और काफी सारा सामान आपको लेकर जाना है तो ये काफी रिस्की काम होता था। हेंस ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द लोकल मार्केट। और इसी वजह से जो वस्तुएं बेची जाती थी या खरीदी जाती थी वो लोकल मार्केट में ही खरीदी बेची जाती थी, क्योंकि आप वस्तुओं को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, बहुत रिस्की काम होता है। ठीक है, पीपल देन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बेसिक नेसेसिटीज। तो उस समय लोग अपनी जितने भी रिसोर्सेस होते थे वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में लगाते थे। मतलब अपने फूड पर पैसा खर्च करते थे, अपने कपड़ों पर पैसा खर्च करते थे। ओनली द रिच पीपल बॉट ज्वेलरी, केवल अमीर लोग ही क्या करते थे, आभूषण खरीदते थे, ज्वेलरी खरीदते थे या महंगी ड्रेसेस खरीदते थे। एंड दिस रिजल्टेड इन द ट्रेड ऑफ लग्जरी आइटम्स। और इसी वजह से जो लग्जरी आइटम का ट्रेड है या लग्जरी वस्तुओं का जो व्यापार है वो बढ़ा। द सिल्क रूट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना। तो उस जमाने में क्या होता था, एक सिल्क रूट आपका यहाँ पर बना हुआ था। सिल्क रूट के जरिए रोम से लेकर चाइना तक की डिस्टेंस को कवर किया जाता था और इस रास्ते से सिल्क आपका यहाँ पर बेचा जाता था। इस रास्ते से सिल्क का ट्रेड होता था अलोंग दी 6000 किलोमीटर रूट। तो 6000 किलोमीटर लंबा ये रूट होता था जिसके माध्यम से सिल्क का व्यापार होता था रोम और चीन के बीच में। द ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, जो ट्रेडर्स होते थे वो चाइनीज सिल्क को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते थे, इस रास्ते में भेजते थे रोम। एंड रोम वूल, यानी कि रोम का जो ऊन होता था और वहाँ के जो प्रीशियस मेटल्स होते थे, है ना, कीमती जो धातुएं होती थी, एंड मैनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज फ्रॉम द इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन इंडिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इंडिया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया से होते हुए कीमती सामान, कीमती धातुएं, रोमन ऊन और चीनी सिल्क का क्या होता था, व्यापार होता था। तो ये भी तो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। ये भी उस जमाने का क्या है, ये एक एग्जाम्पल है उस जमाने के इंटरनेशनल ट्रेड का। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, तो जब रोमन एम्पायर ढह गया या रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो ये सिस्टम भी आपके यहाँ खत्म हो गया। European commerce grew during the 12th and 13th century with the development of ocean-going warships. Trade between the Europe and Asia grew and Americas were discovered. तो बेसिकली क्या हुआ, जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो उसके बाद समुद्र के जरिए ट्रेड होने लगा इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग से ट्रेड होने लगा। फिर अमेरिका की खोज हो जाती है। सो 15th century onwards the European colonialism began, and along with the trade of exotic commodities a new form of trade emerged which is called slave trade. तो आगे आगे 15वीं शताब्दी आ जाती है, 15th century आ जाती है, यूरोपियन कॉलोनिज्म मतलब कि जहां जहां यूरोपियन कंट्रीज पावरफुल थी या यूरोपियन कंट्रीज ने कंट्रीज को गुलाम बनाया हुआ था, जैसे कि इंडिया पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने एक तरीके से इंडिया को गुलाम बनाया हुआ था। और एशिया के दूसरे कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, डच, ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो इन सभी यूरोपियन पावर्स ने दुनिया के कई कंट्रीज पर, दुनिया के कई इलाकों पर एक तरीके से कंट्रोल किया हुआ था या फिर उन इलाकों को या उन कंट्रीज को अपना गुलाम बनाया हुआ था।
तो इसी दौरान एक नए प्रकार के ट्रेड की भी शुरुआत होती है, जो होता है गुलामों का व्यापार यानी कि स्लेव ट्रेड। गुलामों का व्यापार, गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। ठीक है। दी पोर्तुगीज, डच, पुर्तगाली, डच लोग, स्पेन के लोग, ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड अफ्रीकन नेटिव्स, ये अफ्रीका के लोगों को पकड़ते थे, ये अफ्रीकन लोगों को पकड़ते थे एंड फोर्सफुली ट्रांसपोर्टेड देम, और उन्हें जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिकाज फॉर देयर लेबर इन द प्लांटेशन। तो अमेरिका, जिसकी खोज कुछ समय पहले ही हुई थी, वहां पर प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यहां से गुलाम पकड़े जाते थे। साउथ अफ्रीका से गुलामों को पकड़कर खरीदा जाता था, बेच दिया जाता था, उनको अमेरिका ले जाकर उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था। स्लेव ट्रेड, गुलामों का व्यापार, वॉज अ lucrative बिजनेस फॉर मोर देन 200 years till it was abolished in Denmark in 1792। उसके बाद करीब 200 सालों तक दुनिया भर में स्लेव ट्रेड आपके यहाँ पर होता रहा। फिर आगे चल के डेनमार्क ने 1792 में जो स्लेव ट्रेड है उसे एक तरीके से खत्म कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन ने 1807 में स्लेव ट्रेड को खत्म किया। अमेरिका ने 1808 में आकर स्लेव ट्रेड यानी कि गुलामों के व्यापार को खत्म किया। 1829, आप यहाँ पर एक पोस्टर देख रहे हैं, आप यहाँ पर एक बैनर देख रहे हैं। इस बैनर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमेरिकन स्लेव ऑक्शन है ये अमेरिका का एक स्लेव ऑक्शन है जहां पर गुलामों को बेचा जाएगा, गुलामों की नीलामी होगी। ठीक है। एंड दी बायर्स ऑफन पेड एज मच, यानी कि 2000 यूएस डॉलर तक बायर्स क्या कर सकते हैं, पैसा पे कर सकते हैं गुलामों को खरीदने के लिए। तो इस तरीके से जगह जगह पोस्टर्स लगाए जाते थे जब गुलामों की खरीद बिक्री आपकी यहाँ पर होती थी। नेक्स्ट, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक ग्रेन्स, मीट, वूल ऑल्सो एक्सपेंडेड। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होती है, तो जो आपका कच्चा माल है जैसे कि अनाज है, मीट हो गया, ऊन हो गया, इसकी मांग तेजी से बढ़ती है। बट देयर मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन, लेकिन इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब मार्केट में जो इनकी कीमत होती है वो घट जाती है इन रिलेशन टू देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो जो वस्तुएं इन प्रोडक्ट को यूज करके बनाई जाती हैं उनके मुकाबले रॉ मटेरियल का जो दाम होता है वो कम होता है। मैन्युफैक्चर गुड्स यानी कि ऊन से बना हुआ जो सामान होता है, या राइस से बना हुआ या मीट से बना हुआ अगर कोई सामान है, तो उस मैन्युफैक्चर्ड गुड की वैल्यू ज्यादा होती है, कच्चे माल की वैल्यू कम होती है। सो द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्टेड देयर वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बैक टू द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। तो बेसिकली क्या होता था, होता बेसिकली इसमें ये था, होता बेसिकली ये था कि जिन कंट्रीज में अच्छा खासा रॉ मटेरियल आपके यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था, तो उन कंट्री से रॉ मटेरियल ले लेते थे। फिर रॉ मटेरियल को मशीनों की मदद से फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में इसे कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे वहां से हमने क्या लिया, ऊन लिया, तो ऊन का इस्तेमाल करके मशीनों की मदद से हमने ऊन से बने हुए कपड़े बनाए, और ऊन से बने हुए कपड़े जो हमने यहाँ पर बनाए उनको वापस उसी नेशन में, इसको वापस उसी कंट्री में जाकर बेच दिया जहां से हमने कच्चा माल खरीदा था, क्योंकि इन कंट्रीज में ये रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तो इन्हीं से कच्चा माल सस्ते में खरीद कर इनको महंगे में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेच देते थे। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं स्टैब्लिश हुई थी, तो वहां पर मशीनों से बना हुआ कपड़ा, ये इंडिया के साथ भी हुआ, ये इंडिया के साथ भी हुआ। So in a latter of half of the 19th century, regions producing primary goods were no more important and industrial nations become each other's principal customers। कहने का मतलब ये हो गया कि जो कंट्रीज रॉ मटेरियल उगाते थे अब उनकी उतनी वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि रॉ मटेरियल की उतनी वैल्यू नहीं रहती थी। वैल्यू बढ़ी, वेल्थ बढ़ी उन कंट्रीज की जिन्होंने उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाए। एंड ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कंट्रीज इम्पोज्ड ट्रेड टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने अभी अभी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, ताकि हम ज्यादा चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट ना कर पाए। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज या अमेरिका हमसे कोई भी चीज खरीदेगा तो अमेरिकन मार्केट में वो चीज 50% ज्यादा प्राइस पर बिकेगी, 50% ज्यादा प्राइस पर बिकेगी। क्यों बिकेगी 50% ज्यादा प्राइस पर? बिकॉज
50% टैरिफ या टैक्स उस वस्तु पर लगाया गया है, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के मुकाबले इंडियन प्रोडक्ट्स जो आपके होंगे वो महंगे होंगे, तो लोग किसे प्रेफर करेंगे? अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, राइट। तो अभी क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पहली बार क्या होता है, दुनिया के बीच में जो ट्रेड होता है तो कंट्रीज इंपोर्ट वगैरह पर टैक्स लगाते हैं या फिर टैरिफ वगैरह लगाते हैं, तो ऐसा पहली बार आपका यहाँ पर शुरू हुआ। एंड ड्यूरिंग दी पोस्ट वॉर पीरियड, यानी कि वर्ल्ड वॉर्स खत्म होने के बाद के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, तो जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, जो आगे चल के बन जाता है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसने क्या किया, इसने मदद की। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आज भी है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज की हेल्प करता है ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की ताकि टैरिफ वगैरह को क्या किया जा सके, आपका रिड्यूस किया जा सके, उसे कम किया जा सके। व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट? इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी if the different countries practice specialization and division of labor in the production of the commodities or provision of the services। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड जरूरी है क्योंकि कुछ कंट्रीज के पास कुछ पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है या किसी पर्टिकुलर चीज का स्पेशलाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि इस समय अगर मैं बात करूं डिजिटल इंडिया, इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो दुनिया में अपनी तरह का यूनिक सिस्टम है जिससे हम डिजिटल पेमेंट्स को बहुत फास्ट बना रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के कंट्रीज के पास अभी ये स्पेशलाइजेशन नहीं है कि इंडिया की तरह ही वो यूपीआई सिस्टम को विकसित कर ले। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ टाई अप कर रहे हैं, इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि उनके देश में यूपीआई जैसा एक डिजिटल सिस्टम हो। अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि दुनिया के बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि हम भी इंडिया की तरह अपना एक यूपीआई सिस्टम डेवलप करें। तो इसके लिए वो इंडिया के साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि इंडिया हमें वो टेक्नोलॉजी बताए, इंडिया हमें बताए कि ये कैसे करना है, क्योंकि उनके पास ये स्पेशलाइजेशन नहीं है। और यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि जिन कंट्रीज के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जिनके पास टेक्नोलॉजी थी, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी आगे चीजें अचीव की थी, उन्हीं कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो रॉ मटेरियल को रेडीमेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो इससे क्या होता था, कई देशों को फायदा भी होता है, जैसे कि इंडिया का बेंगलुरु शहर, तो इंडिया के बेंगलुरु शहर से दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और दुनिया के कुछ कंट्रीज के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज उनके लिए काफी सस्ती भी पड़ती हैं जो उस टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड से कंट्रीज को फायदा तो होता ही है। 10 इंटरनेशनल ट्रेड, इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंट्रिटी एंड द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इन द प्रिंसिपल शुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है। सो इन दी मॉडर्न टाइम्स, आज के जमाने में ट्रेड इज द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड जो है, व्यापार जो है, वो कहीं ना कहीं ट्रेड इज द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार जरूरत है, व्यापार एक बेसिस है, ठीक है, विश्व की इकोनॉमिक और वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड इट इज रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। तो किस की विदेश नीति कैसी है, ये उससे भी रिलेट करता है, ठीक है। With well-developed transportation and communication systems, no country is willing to forego the benefits of the drive from the participation in the international trade. So, basis of international trade, basis of the international trade, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस हैं। तो पहला है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस में कितना या कैसा क्या डिफरेंस है। द वर्ल्ड्स नेशनल रिसोर्सेस, दुनिया के जो नेशनल रिसोर्सेस है, मतलब किस कंट्री के पास क्या उपलब्ध है, आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं ना कहीं कुछ देशों के पास ज्यादा चीजें हैं, कुछ देशों के पास कम चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ देश दुनिया के बड़े देश हैं तो वहां पर लैंड बहुत है, जमीन बहुत ज्यादा है। कुछ देशों के पास दुनिया में काफी बड़े पैमाने पर फ्रेश वाटर उपलब्ध है। कुछ देशों में, दुनिया में अगर हम बात यहाँ पर करें, बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल उपलब्ध है, तो क्रूड ऑयल का इस्तेमाल एनर्जी नीड्स को पूरा करने में किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं
कि सभी देशों के पास अपनी जरूरत की हर चीज है, नहीं। तो यहाँ पर जो नेशनल रिसोर्सेस है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर फिजिकल मेकअप। वहाँ की जूलॉजी, उस कंट्री की जूलॉजी कैसी है, उस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, उस कंट्री की मिट्टी कैसी है, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, सो इट डिटरमाइंस द मिनरल रिसोर्स बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप्स एंड एनिमल रेस। तो बेसिकली उस कंट्री का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि उस कंट्री में किस तरीके के मिनरल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जो उनके पास होंगे वो तो ठीक है, जो उनके पास नहीं है वो दुनिया से खरीदेंगे, ट्रेड करेंगे। जो उनके पास ज्यादा मिनरल रिसोर्सेस हैं तो वो दुनिया को उनको बेचेंगे, व्यापार होगा। वहाँ की टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस क्या हैं, डाइवर्सिटी, वहाँ पर किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, किस प्रकार की फसलें वहाँ के क्लाइमेट में सुटेबल हैं या आसानी से उगाई जा सकती हैं। जो फसलें उगती हैं उनको हम बेच सकते हैं, और जो फसलें उस देश में नहीं उगाई जाती है वो हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते हैं। किस तरीके के जानवर वहाँ पर पाले जाते हैं। लो लैंड्स हैव ग्रेटर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल। तो जिन कंट्रीज में लो लैंड्स है वहाँ पर एग्रीकल्चरल पोटेंशियल ज्यादा है। माउंटेन्स अट्रैक्ट द टूरिस्ट एंड प्रमोट द टूरिज्म। जिन कंट्रीज में ज्यादा माउंटेन्स हैं, या जो कंट्री, अगर कोई कंट्री एक माउंटेनियस कंट्री है तो वहां पर ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का पड़ोसी देश भूटान, छोटा सा देश है, माउंटेनियस कंट्री है, तो ज्यादातर लोग वहां पर टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो टूरिज्म से उनकी सबसे ज्यादा इनकम होती है। मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड ओवर। अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जिस कंट्री में जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं उस कंट्री में वैसी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं। जिस कंट्री में जैसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं उस कंट्री में वैसी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज की बात करें, खाड़ी देशों की बात करें, तो खाड़ी देशों में आसानी से क्रूड ऑयल मिलता है। तो वहां पर बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल या फिर तेल से जुड़े हुए कुएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना। रशिया की बात करें तो रशिया नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर उससे रिलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। बात करें कि उस कंट्री का क्लाइमेट आपके यहाँ पर कैसा है, क्लाइमेट इट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना। वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के पौधे वनस्पतियों को वहाँ का क्लाइमेट अफेक्ट करता है। दैट कैन सर्वाइव गिवन रीजन। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जीव जंतु और आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस क्लाइमेट में जिस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं आपको केवल वही देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो इंश्योर्स डाइवर्सिटी इन द रेंज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पर ऊन का उत्पादन होता है, तो क्योंकि वो कोल्ड रीजन है, कैन टेक प्लेस इन कोल्ड रीजन, तो वूल प्रोडक्शन वहाँ पर होता है। बनानाज उगाए जाते हैं, रबर प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है, कोकोआ वहां पर उगाया जाता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें, पॉपुलेशन भी, पॉपुलेशन फैक्टर्स, द साइज कि उस देश की पॉपुलेशन साइज कितनी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वहां पर पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी कैसी है, ऑफ द पीपल बिटवीन द कंट्रीज अफेक्ट द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ द गुड्स ट्रेडेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना की बात करें, इंडिया और चाइना की बात करें तो ये दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं और आज के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज भी हैं। तो यही दुनिया के वो दो देश हैं जो कि दुनिया के दूसरे देश चाहते हैं कि हम इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करें, हम इंडिया और चाइना के साथ व्यापार करें, ठीक है, इंडिया और चाइना के साथ व्यापार करें, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन साइज बड़ा है, और जितना बड़ा पॉपुलेशन साइज होगा, जितना बड़ा पॉपुलेशन साइज होगा उतना ही बड़ा उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी यहाँ पर डिमांड भी होगी। तो उस डिमांड को भी पूरा किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज भी डिपेंड करती है कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन साइज होगी उसी हिसाब से उतनी ही ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल फैक्टर्स भी आपके यहाँ पर डिपेंड करते हैं। अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें, कल्चरल फैक्टर्स डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टेन कल्चर्स वेयर आर वैल्यूड दी वर्ल्ड ओवर। जैसे कि चाइना प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट, अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना दुनिया के कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर बनाता है।
कारपेट्स बनते हैं, सब दुनिया के सबसे बेहतरीन कारपेट्स आपके ईरान में बनेंगे। आर फेमस वाइल इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अफ्रीकन जो लेदर है वो वर्ल्ड फेमस आपका यहाँ पर है। इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो वहाँ पर बैटिक क्लॉथ्स जो आपके हैं वो वर्ल्ड फेमस आपके यहाँ पर रहेंगे। तो दुनिया के कुछ इलाकों में कुछ विशेष प्रकार के रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं और वहाँ पर आ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो दुनिया भर के लिए फेमस हो जाते हैं। साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी मैटर करता है। Densely populated countries have large volume of internal trade but little external trade because most of the agricultural and industrial production is consumed in the local market। तो दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर घनी आबादी है, तो वहां पर क्या है कि वहां के लोगों की ही डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो वहां पर प्रोड्यूस किया गया सामान दुनिया के दूसरे देशों में नहीं बेच पाते, उनके लोकल मार्केट में ही क्या होता है, बिक जाता है। स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज द नेचर ऑफ द आइटम्स ट्रेडेड अंडरगो चेंजेस। द एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज एग्रो प्रोडक्ट्स आर एक्सचेंज फॉर द मैन्युफैक्चरर गुड्स वेयर द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस एक्सपोर्ट मशीनरी फिनिश प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है या उस कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में है। तो अलग अलग कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में होता है। इन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जहां पर एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, देश की एक बड़ी आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो वहां से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, उनको बेचा जाता है और फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स वो लोग खरीदते हैं। तो अगर कोई कंट्री एग्रीकल्चर पर ज्यादा निर्भर है, इंडस्ट्रीज पर उतना निर्भर नहीं है, तो फिर वो रॉ मटेरियल के तौर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेच देता है और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट खरीद लेता है, क्योंकि उनके देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं है। वेयर आर दी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस एक्सपोर्ट मशीनरी। ऐसी कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, यहाँ पर मशीनें बनती हैं, वो मशीनें एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और वो क्या इंपोर्ट करेंगे, वो फूड ग्रेन अनाज इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए, तो आप फूड ग्रेन्स वगैरह खरीदोगे, रॉ मटेरियल वगैरह आप यहाँ पर खरीदोगे, तब जाकर आप उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना पाओगे। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो विकासशील देश हैं, अगर दुनिया भर की कंट्रीज या दुनिया या फॉरेन कंट्रीज इंडिया में जैसे इन्वेस्ट कर रही है, आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, आपने सुना होगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया जैसे देश के लिए कैपिटल यानी कि पूंजी की जरूरत है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश इंडिया में आता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में निवेश करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपना प्लांट लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो इससे इंडिया को काफी फायदा होता है। इससे ट्रेड को बढ़ाने में हेल्प मिलता है इन डेवलपिंग कंट्रीज विच लैक इन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग ऑफ माइनिंग। तो जो निवेश आता है, तो बिकॉज क्योंकि निवेश नहीं था, तो इससे क्या है, माइनिंग डेवलपमेंट के लिए काम हो सकता है, ऑयल ड्रिलिंग के लिए पैसा आ सकता है, हैवी इंजीनियरिंग के लिए निवेश किया जा सकता है, लंबरिंग के लिए किया जा सकता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए निवेश हो सकता है, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत आपकी यहाँ पर पड़ती है। बाय डेवलपिंग सच कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज, द इंडस्ट्रियल नेशंस इंश्योर इंपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स। तो ये सारी चीजें तो डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए ही चाहिए, मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को अगर आपको डेवलप करना है, तो निवेश तो आपको करना ही होगा, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही होगा, ठीक है। द इंडस्ट्रियल नेशंस इंश्योर्स इंपोर्ट ऑफ द फूड स्टफ। तो जो इंडस्ट्रियल नेशंस है, जहां पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए चिंता होती है कि भाई हमें खरीदना है क्या, फूड स्टफ, मिनरल्स खरीदने हैं, और मार्केट हमें क्रिएट करना है फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो हम सामान बनाने पर फोकस कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री ऐसा है जो एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, जहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ज्यादातर चीजें मैन्युफैक्चर ही होती हैं, पूरे कंट्री मैन्युफैक्चरिंग चीजों पर डिपेंड करता है, तो फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल खरीदने पर और बाजार क्रिएट करने पर उनका फोकस होता है कि हम जो चीजें बना रहे हैं, हम जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें बेचा कहाँ जाएगा, उनकी चिंता वो होती है। ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। In the older times, lack of adequate and efficient means of transport restricted trade to the local areas. पहले के जमाने में क्या होता था, उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता था, रिस्क बहुत ज्यादा था, तो ऐसे में वो जो सामान प्रोड्यूस होता था वो आसपास के लोकल मार्केट में ही आपका बेच दिया जाता था। ओनली हाई वैल्यू आइटम्स जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, सिल्क हो गए, मसाले हो गए, इन्हीं को लंबी दूरी तक ट्रेड किया जाता था दुनिया के दूसरे देशों में। विद एक्सपांशन ऑफ रेल, तो जैसे रेल डेवलप हुआ, ओशियन
अगर हम बात करें कि वाटर ट्रांसपोर्ट, ओशियनिक रूट्स, सी रूट्स जब ये बन गए, समुद्र से व्यापार होने लगा, रेलवे से व्यापार होने लगा, हवाई जहाज से आप सामान भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जो चीजें जल्दी खराब होती हैं उन्हें रेफ्रिजरेटेड करके, रेफ्रिजरेशन के साथ या प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स डेवलप हो गई, ताकि वो चीजें जल्दी खराब ना हो और दुनिया के कई देशों में क्या हो सके, उनका ट्रेड या उन्हें भेजा जा सके। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली रिकॉर्ड होता है, एक तरीके का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू द अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। तो इंडिया ने दुनिया भर से कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और कितनी वस्तुएं और सेवाएं बेची? अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, और भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं। तो इंडिया ने कितना सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट किया और कितना सामान अमेरिका से इंपोर्ट किया? ऑस्ट्रेलिया से कितना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया और कितना सामान हमने ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट किया? कितना सामान हमने यूके को एक्सपोर्ट किया और यूके से कितना सामान हमने इंपोर्ट किया? उन सब का जो रिकॉर्ड है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ कितनी वस्तुएं खरीद रहा है और दुनिया के दूसरे देशों को कितनी वस्तुएं बेच रहा है, उन सब का एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपका बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है एक्सपोर्ट से, so the country has a negative और unfavorable balance of trade। तो फॉर एग्जाम्पल हम दुनिया भर के देशों से जितना खरीदते हैं और जितना बेचते हैं, तो हमने दुनिया भर के देशों से जितना इंपोर्ट किया, मान लेते हैं ये हमने दुनिया भर के कंट्री से हमने जो खरीदा, वो खरीदा फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ इंडियन रुपी का वस्तुएं और सेवाएं खरीदी। और हमने दुनिया भर के देशों को जो वस्तुएं और सेवाएं बेची हैं, एक्सपोर्ट की हैं, वो हमने एक्सपोर्ट की हैं 500 करोड़ की। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि इंपोर्ट, नहीं 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 नहीं, ये नेगेटिव है, माफी चाहूंगा। इंपोर्ट करने पर क्या होता है, आप खरीद रहे हैं तो आपको ये पेमेंट देना पड़ेगा, तो ये जो पैसा है आपके कंट्री से माइनस हो गया, क्योंकि आपने जो वस्तु इंपोर्ट की, उस वस्तु को इंपोर्ट करने के बदले आपने 1000 इंडियन रुपी क्या किए, पे किए। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप दुनिया के दूसरे देशों को सामान बेचते हो तो उनसे पेमेंट आपको मिलती है, तो 500 करोड़ क्रेडिट हुए। तो फिर नेट क्या निकल कर आएगा, इसका नेट निकल कर आएगा -500 करोड़। तो ये नेगेटिव बैलेंस हुआ, जो कि सही नहीं है। तो ऐसे में ये पॉजिटिव तब होगा जब हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहला होता है, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड के प्रकारों की बात करें, जैसे कि बायलैटरल ट्रेड होता है। बायलैटरल ट्रेड को हिंदी में कहेंगे द्विपक्षीय व्यापार, जहां पर व्यापार दो कंट्रीज के बीच में होगा, दो कंट्रीज के बीच में व्यापार होगा, वो बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें दोनों कंट्री आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं व्यापार करने के लिए वस्तुओं का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री ए में एग्री टू कंट्री बी फॉर सम रॉ मटेरियल विद द एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेसिफाइड आइटम टू द कंट्रीज बी और द वाइस वर्सा। तो इस एग्रीमेंट में बेसिकली क्या है कि कंट्री ए कुछ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कंट्री बी से क्या कर रहा है, एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और वो कंट्री बी को उस रॉ मटेरियल के बदले कोई दूसरी स्पेसिफाइड आइटम्स बेचेगा। मतलब हम उनसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उनको स्पेसिफाइड आइटम आपका यहाँ पर सेल करेंगे जिसकी जरूरत उनको होगी। तो ऐसा व्यापार हो जाएगा बायलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल ट्रेड में क्या होता है कि दो कंट्रीज के बीच में मल्टीलैटरल ट्रेड नहीं होता है। मल्टीलैटरल जो ट्रेड होता है वो दो से ज्यादा देशों के बीच में होता है। एज द टर्म सजेस्ट, मल्टीलैटरल ट्रेड इज कंडक्टेड विद मैनी ट्रेडिंग कंट्रीज। मतलब कई सारे देशों के बीच में जब ट्रेड होता है, द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। द कंट्री में ऑल्सो ग्रांट द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑन सम ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो जब कई देशों के बीच में व्यापार होता है, तो आप अपनी जरूरत की चीजें जिस कंट्री के पास उपलब्ध है, अच्छे प्राइस पर उपलब्ध है, उनसे खरीद सकते हैं। आपको जिन चीजों की जरूरत है वो आप खरीद सकते हैं। आपके पास जो भी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जरूरत है जिस देश को है, आप उनको भेज सकते हैं। आप चाहें तो किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेसिकली आप ट्रेड में उस कंट्री को फेवर करते हैं।
केस ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होते हैं। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन फॉर फ्री ट्रेड और द ट्रेड लिबरलाइजेशन। अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जब हम दुनिया के लिए ट्रेड के लिए ओपन करते हैं, दिस इज डन बाय ब्राइटिंग डाउन द ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स। तो आप क्या करते हैं कि कुछ भी आपके देश में आकर अगर कोई कंपनी बेचना चाहती है उस पर टैरिफ नहीं लगाते, आप इंपोर्ट्स पर टैरिफ नहीं लगाते। ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर टू compete विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर अगर हम बात करें कि यूके की कोई कंपनी कुछ सामान बेचती है, कोई डेयरी प्रोडक्ट बेचती है, और मान लेते हैं कि हमारी कंट्री भी क्या है, फ्री ट्रेड के तहत आती है, तो ऐसे में वो अपना डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में बेच सकते हैं। तो इंडिया के जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक अमूल, लाइक मदर डेयरी, तो उन प्रोडक्ट्स के साथ यूके का जो प्रोडक्ट है वो भी आपका compete करेगा। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन अलोंग विथ फ्री ट्रेड can adversely affect the economies of developing countries by not giving equal playing field by imposing conditions which are unfavorable। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, मतलब इस ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरे विश्व को ही हम एक बाजार समझते हैं, पूरा विश्व ही एक बाजार बन जाता है। और साथ में अगर हम फ्री ट्रेड कर देते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज आकर अपने प्रोडक्ट्स बेचें, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छी बात नहीं है, उनके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, गुड्स एंड सर्विसेज कैन ट्रेवल फास्टर एंड फर्दर अदर देन बिफोर। तो आज के टाइम पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, कम्युनिकेशन सर्विसेज में, तो आज के टाइम पे वस्तुओं को हम जिस गति से भेज सकते हैं, जिस गति से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं था। फ्री ट्रेड शुड नॉट ओनली लेट रिच कंट्रीज एंटर द मार्केट but allow the developed countries to keep their own market protected from the foreign products। तो फ्री ट्रेड क्या होता है कि जो अमीर देश होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट में घुस जाते हैं, जबकि उनका देश या उनका मार्केट काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है फ्री ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट। कंट्रीज ऑल्सो नीड टू कॉशियस अबाउट द डम्प्ड गुड्स as long with the free trade dumped goods for cheaper prices can harm the domestic products। एक्चुअली कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, चाइना ने इंडिया के स्टील मार्केट में, इंडिया के स्टील सेक्टर में डंपिंग की कोशिश की थी। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें कि जो चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स हैं, अब इंडिया की भी अपनी स्टील इंडस्ट्री है, इंडिया की भी क्या है, अपनी स्टील इंडस्ट्री है, राइट, अपनी स्टील इंडस्ट्री है। तो ऐसे में क्या होता है, डंपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजंस नॉट रिलेटेड टू द कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये है इंडिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। चाइना क्या करता है कि इंडिया में जो अपना स्टील प्रोडक्ट बेचता है वो बहुत ही लो कॉस्ट पर बेचता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं प्रोडक्ट्स की कीमत ज्यादा है। तो ऐसे में चाइना कर क्या रहा है कि इंडिया में वो जितने भी स्टील के प्रोडक्ट्स बेच रहा है वो कॉस्ट से, जो भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे भी नीचे पर बेच रहा है। अब आप कहोगे कि सर अगर हम किसी प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट से भी नीचे अगर सेल करेंगे, उसकी लागत से नीचे भी सेल करेंगे, जितने रुपए में वो प्रोडक्ट बना है अगर उससे भी नीचे में उसे बेचेंगे तो नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। तो अगर हम कॉस्ट से ऊपर बेचते हैं तो उसमें हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमें मुनाफा होता है, इसलिए वस्तु की दाम या वस्तु का जो प्राइस है वो ज्यादा है। लेकिन इंडिया में क्यों वो लागत से भी नीचे बेच रहा है, क्योंकि वो इंडिया के डोमेस्टिक स्टील मार्केट को बर्बाद करना चाहता है कि एक बार जब चाइना से सस्ता स्टील इंडिया में डोमिनेट करने लग जाएगा तो भारत की जो स्टील कंपनियां हैं, क्योंकि वो उससे compete नहीं कर पाएंगी, तो इससे चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडिया के स्टील मार्केट में दबदबा बनाने में हेल्प होगी। तो बेसिकली डंपिंग कहलाती है कि जब आप किसी दूसरे देश में सामान बहुत सस्ती दर पर बेचते हैं, कॉस्ट से भी नीचे बेचते हैं, तो इसका मेन रीजन होता है कि आप उनके देश के डोमेस्टिक मार्केट को खराब करना चाहते हैं। ये सही चीज नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन शेपिंग इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड रिलेशन सिंस 1995। तो डब्ल्यूटीओ कब स्टैब्लिश हुआ था? डब्ल्यूटीओ आपका स्टैब्लिश हुआ था 1995 में। तो चलिए डब्ल्यूटीओ की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो डब्ल्यूटीओ को पहले गेट के नाम से आपके यहाँ पर जाना जाता था, और ये गेट से क्या बना है, गेट से ये बना है डब्ल्यूटीओ। गेट का फुल फॉर्म आपका होता है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये गेट का फुल फॉर्म रहेगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड।
तो 1948 में गेट आपका यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसे स्टैब्लिश किया गया था टू लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम द हाई कस्टम्स टैरिफ एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टैरिफ्स लागू थे, दुनिया के बहुत सारे देश टैरिफ्स वगैरह को इम्पोज किए हुए थे। टैरिफ इम्पोज करने से होता क्या है कि दुनिया के दूसरे देश उनके बाजारों में एंट्री नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुनिया का अगर कोई भी देश ऐसे कंट्री में एंटर करने की कोशिश करता है जहां पर टैरिफ ज्यादा है, तो उनका प्रोडक्ट उस बाजार में बहुत महंगा बिकेगा, उनका प्रोडक्ट उस बाजार में बहुत महंगा बिकेगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो हाई कस्टम्स टैरिफ आपके यहाँ पर थे उनको कम करने के लिए और एक तरीके से दुनिया भर में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए गेट को एस्टेब्लिश किया गया था। आगे चल के गेट की अगर हम लोग बात करें, आगे चल के गेट इन 1994 ट्रांसफॉर्मेशन डिसीजन आपके यहाँ पर लिया जाता है। तो जो भी कंट्रीज गेट के मेंबर्स आपके यहाँ पर थे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, member countries agree to establish a permanent institution for promoting free and fair trade। तो आगे चल के गेट के जो मेंबर कंट्रीज थे वो इस बात पर सहमत हुए कि हमें एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है, एक ऐसा परमानेंट इंस्टीट्यूशन जो कि प्रमोट करे फ्री और फेयर ट्रेड को। ठीक है, तो इस डिसीजन के बाद 1995 तारीख आपकी यहाँ पर रहेगी 1 जनवरी। 1 जनवरी 1995 डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो जाता है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो जब डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया, इंडिया भी तब इसका मेंबर बन गया था। तो डब्ल्यूटीओ को जब 1 जनवरी 1995 को स्टैब्लिश किया गया तो इंडिया भी इसका क्या बन गया था, इंडिया भी इसका मेंबर आपका यहाँ पर बन गया था। ठीक है, तो गेट ट्रांसफॉर्म इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गेट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया गया 1 जनवरी, क्रिएटिंग द मॉडर्न ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, ताकि आज के टाइम पर आपकी जरूरतों के हिसाब से मॉडर्न ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप आपके यहाँ पर किया जा सके। ओके, डब्ल्यूटीओ द ग्लोबल ट्रेड अथॉरिटी। तो आज के टाइम पर पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है, पूरी दुनिया में जो आपके यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, उसके लिए एक जो ग्लोबल ट्रेड अथॉरिटी है वो आपकी डब्ल्यूटीओ है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। तो इसके द्वारा कुछ ग्लोबल रूल्स आपके यहाँ पर बनाए गए हैं देशों के बीच में, कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, आपने आसपास के लोकल मार्केट में देखा होगा, आसपास की मार्केट में, आसपास की दुकानों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग व्यापार करते हैं, लोग आपका यहाँ पर ट्रेड करते हैं, लोग व्यापार करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं। तो आपने देखा होगा वहां पर भी लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। आप सामान खरीद के लेके जाते हो किसी दुकान से, घर लेकर जाते हो, फिर आप देखते हो यार ये सामान तो खराब है, आप दुकान वाले के पास वापस जाते हो और आप उसको बोलते हो कि यार तुमने ये खराब सामान मुझे दे दिया। तो लड़ाई हो जाती है, दुकानदार कहेगा हमने तो तुम्हें सही सामान दिया था, ये है वो है, हमारा सामान खराब नहीं हो सकता, ये है दुनियादारी। लड़ाई हो जाती है। जब कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो वहां पर भी कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं, वहां पर भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन अथॉरिटी है वो आपकी यहाँ पर बनती है डब्ल्यूटीओ। ओके, कोर फंक्शंस की अब हम लोग बात करेंगे कि डब्ल्यूटीओ के कोर फंक्शंस आपके यहाँ पर कौन से हैं। तो एक एक करके अब कोर फंक्शंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ दी ओनली ग्लोबल ट्रेड अथॉरिटी के तौर पर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, क्योंकि इस वक्त इस समय दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जाना जाएगा वो है डब्ल्यूटीओ। WTO is the sole international organization dealing with the global rules of trade between the nations, यानी कि देशों के बीच में, कंट्रीज के बीच में व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, और कंट्रीज के बीच में जो भी ग्लोबल रूल्स हैं फॉर ट्रेड, उन सबको सेट करने के लिए, उन सबके पॉलिसी बनाने के लिए, उन सबको कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए WTO इज द होल सोल ऑर्गेनाइजेशन करेंटली इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं WTO के कोर फंक्शंस के बारे में, कि WTO के कौन से कोर फंक्शंस हैं या फिर मुख्य काम WTO के कौन कौन से आपके यहाँ पर बनते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। कोर फंक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल सेटिंग, यानी कि बेसिकली ये रूल सेट यहाँ पर करता है, स्टैब्लिशेस द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि WTO ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए रूल बनाता है, रूल सेट करता है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम गवर्निंग इंटरनेशनल कॉमर्स, तो ये वो रूल्स बनाता है, वो दिशा निर्देश बनाता है, पॉलिसीज बनाता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड
आसानी से आपका कंडक्ट किया जा सके, आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड आपका यहाँ पर हो सके। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, रूल सेट करता है या रूल सेटिंग करता है। नंबर सेकंड है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी वाद विवाद होता है, कोई भी केस आता है सामने, कोई ऐसा मामला आता है जहां पर दो देशों के बीच में ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट है, सो रिजॉल्व्स ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर नेशंस थ्रू द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं, जितने भी कंट्रीज इसके सदस्य हैं, तो मेंबर्स कंट्री के बीच में अगर ट्रेड को लेकर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी विवाद है, तो बेसिकली उसे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, उसका एक पर्टिकुलर उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है आपका डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट इज ट्रेड फेलिसिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन, तो यहां पर प्रमोट्स द फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंगेस्ट द नेशंस वर्ल्ड वाइड। तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम है कि व्यापार को बढ़ावा देना, ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज के बीच में ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो ये फ्री फ्री ट्रेड का मतलब बेसिकली हो जाएगा जहां पर कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किसी भी तरीके का टैरिफ या ड्यूटी या टैक्सेस ना लगे। और फेयर ट्रेड मतलब देशों के बीच में जो ट्रेड हो, व्यापार हो, वो सही तरीके से हो। तो बेसिकली उसको या इसके लिए भी काम करता है आपका डब्ल्यूटीओ। बियॉन्ड गुड्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें, ट्रेड इन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेशन के लिए भी काम करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो प्रोटेक्शन ऑफ द पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स इन ग्लोबल ट्रेड। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी राइटर ने, अगर किसी लेखक ने कोई किताब लिखी है और उस किताब में लिखा हुआ जो आपका कंटेंट है, इस कंटेंट पर उस जो ऑथर है उसका कॉपीराइट आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी दुनिया के किसी भी हिस्से में इस किताब के कंटेंट को कमर्शियल पर्पस से यूज करता है, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। मान लेते हैं किसी लेखक ने एक किताब लिखी और इस किताब में उसने मान लेते हैं कहानी लिखी हुई है, ठीक है। और अगर दुनिया के किसी भी देश में इस किताब की, इस बुक की कहानी का इस्तेमाल करके मान लेते हैं एक फिल्म बनाई जाए और ये फिल्म इसी किताब पर आधारित होगी, तो बेसिकली इस किताब की कहानी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसकी, उस राइटर की जिसने इस बुक को लिखा है। तो अगर आप इस बुक की कहानी का इस्तेमाल करके फिल्म बनाकर मुनाफा कमाते हैं, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। आपको पहले अप्रूवल लेनी होगी राइटर से, और जो आप ये फिल्म बना रहे हैं, कहानी इनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कहानी के लिए उन्हें आपको कुछ ना कुछ पेमेंट भी देना होगा। तो इस तरीके से जैसे पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड में उनका गलत इस्तेमाल ना हो, उनका कमर्शियल यूज ना हो, कोई दूसरा इन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क से मुनाफा ना कमाए, और अगर कमाता है तो उसका एक हिस्सा उनके साथ उन्हें शेयर करना होगा। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए भी है डब्ल्यूटीओ। ट्रेडिशनल गुड्स, पारंपरिक वस्तुओं की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, कमोडिटी ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब भी कौन सेट करता है, ये सब भी आपका यहाँ पर डब्ल्यूटीओ। ग्रोइंग ऑपोजिशन, तो अभी क्या है, बेसिकली डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट में कुछ क्रिटिक्स भी हैं, कुछ आलोचनाएं भी हैं। क्रिटिक्स वरी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ, कि डब्ल्यूटीओ जिस तरीके से फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है या फ्री ट्रेड की बातचीत करता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के चक्कर में यहाँ पर क्या करता है, क्रिटिक्स वरी मतलब जो लोग आलोचना करते हैं फ्री ट्रेड की, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि फ्री ट्रेड के क्या इफेक्ट्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं। एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑर्डिनरी पीपल, तो आज के दौर में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का ये दौर है जहां पर पूरी दुनिया एक बाजार है, पूरी दुनिया एक मार्केट है। ऐसे में जिस तरीके से हम फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, इससे डेवलपिंग कंट्रीज को काफी नुकसान होगा और रिच कंट्रीज को ज्यादा फायदा होगा। इसको लेकर बहुत सारे क्रिटिक्स क्या हैं, वो चिंतित हैं, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम है। अगर हम बात यहाँ पर करें, द रिच पुअर डिवाइड आर्ग्यूमेंट, यहां पर बोला गया है कि जिस तरीके से फ्री ट्रेड प्रॉमिस आपका यहां पर किया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है, सपोज टू मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोस्ट प्रॉस्परस थ्रू द इंक्रीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फ्री ट्रेड प्रॉमिस ये करता है कि इससे जो आम आदमी है, ऑर्डिनरी पीपल का जो जीवन है वो ज्यादा समृद्ध हो जाएगा
और ऑर्डिनरी पीपल को ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बट रियलिटी चेक आपका यहाँ पर ये है कि क्रिटिक्स ये कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू इट्स वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर नेशन इन स्टेट। यानी कि ये जो फ्री ट्रेड वाली बात आपकी यहाँ पर की जाती है, फ्री ट्रेड से उतना फायदा नहीं होगा जितना नुकसान होगा। अमीर देश और अमीर बनेंगे, गरीब देश और गरीब होंगे, यानी कि अमीर देशों और गरीब देशों के बीच की जो खाई है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, रियलिटी चेक की बात करें, रिजल्ट क्या होगा? रिच कंट्रीज बिकम रिचर, यानी कि अमीर देश और अमीर हो जाएंगे। एंड वाइल द डेवलपिंग नेशन स्ट्रगल टू बेनिफिट इक्वली, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज आपके हैं, डेवलपिंग नेशन से उन्हें उतना फायदा नहीं होगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात करें, संरचनात्मक जो समस्याएं आपकी यहाँ पर हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पहली सेल्फ इंटरेस्ट फोकस, सेल्फ इंटरेस्ट फोकस, इन्फ्लुएंशियल नेशंस, यानी कि डब्ल्यूटीओ के वो मेंबर कंट्रीज जो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, काफी अमीर देश हैं, दुनिया के पावरफुल कंट्रीज हैं, लाइक अमेरिका जैसे देश। तो जो इन्फ्लुएंशियल नेशंस हैं इन डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स कंट्रीज में से जो पावरफुल कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, दे प्रायोरिटाइज देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट ओवर ग्लोबल इक्विटी। तो वो ये देखते हैं कि उनको किन किन चीजों में फायदा हो रहा है। तो अमीर देश, पावरफुल कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के जरिए अपने हित पर काम करते हैं, अपने हित पर काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपने फायदे के लिए काम आपके यहाँ पर करते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। मार्केट एक्सेस बैरियर्स, मार्केट एक्सेस बैरियर्स की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो बहुत से ऐसे बैरियर्स, टैरिफ्स और टैक्सेस लगाए जाते हैं जिससे पावरफुल कंट्रीज, रिचर कंट्रीज अपने देश की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स से। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं, हैव नॉट फुल्ली ओपन देयर मार्केट, जिन्होंने अपने बाजारों को पूरी तरीके से ओपन नहीं किया है टू द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेवलपिंग नेशंस। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी है, किसी डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी है और ये कुछ डेवलपिंग नेशंस हैं, विकासशील देश हैं। तो आज भी जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमी के बड़े मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रहे हैं, या तो इन पर टैरिफ लगा दिया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज से अमेरिका या किसी पावरफुल कंट्री में आएगा, डेवलप्ड कंट्री में आएगा, तो उन पर टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, जिससे उनके प्रोडक्ट महंगे होंगे। तो वो अपने मार्केट को पूरी तरीके से ओपन नहीं करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो ये भी एक चीज है, ये बता रहे हैं कि इससे क्या है कि मार्केट में घुसने के लिए बैरियर्स बना रखे हैं डेवलप्ड कंट्रीज ने, तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज को उतना फायदा भी नहीं होता। जबकि इसके जस्ट ऑपोजिट डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमीज होती हैं वहां पर डेवलप्ड कंट्रीज उनके बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को काफी हद तक, मतलब काफी खुले तौर पर बेचते हैं, या फिर यूं कहें कि उनका जो एक्सेस है डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट में वो पूरा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का जो एक्सेस है डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट में वो बहुत लिमिटेड है। ओके, इग्नोर क्रिटिकल इश्यूज, डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल इश्यूज हैं जिनको इग्नोर कर रहा है, जो कि सही नहीं है। इग्नोर क्रिटिकल इश्यूज में सबसे पहला इश्यू आता है हेल्थ स्टैंडर्ड्स का। पब्लिक हेल्थ कंसिडरेशंस ऑफन ओवरलुक्ड इन ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जो आपका बेसिकली पब्लिक हेल्थ है, व्यापार हो रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में, कंपनियों के बीच में, उसमें पब्लिक हेल्थ को कंसीडर नहीं किया जाता कि आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस बेच रहे हैं, इससे लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, उसको कंसीडर नहीं करते। तो इस चीज को वो कंसीडर नहीं करते, तो इसको दरकिनार कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें वर्कर्स राइट, वर्कर्स राइट यानी कि जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनके अधिकारों की बात करें, लेबर प्रोटेक्शन एंड फेयर वर्किंग कंडीशंस नॉट एडिकेटली एड्रेस इन ट्रेड पॉलिसीज। तो डब्ल्यूटीओ जो ट्रेड पॉलिसीज बनाता है, कंट्रीज के बीच में ट्रेड को प्रमोट करने का काम डब्ल्यूटीओ करता है, लेकिन ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, वस्तुओं को बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो वर्कर्स प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो वर्कर्स प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन वर्कर्स के जो राइट्स हैं, उन वर्कर्स के जो अधिकार हैं,
उनके लिए कोई भी पॉलिसी या उनके लिए कोई भी रेगुलेशन डब्ल्यूटीओ नहीं बनाता या उस पर ध्यान नहीं देता, जो कि देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड लेबर। तो आप केवल व्यापार को प्रमोट करने पर फोकस कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रहे हो, कंट्रीज के बीच में व्यापार बढ़ाने पर फोकस कर रहे हो, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बच्चे यूज होते हैं, या यूं कहें कि बच्चों से काम कराया जाता है। इनसफिशिएंट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उस व्यापार में जो वस्तुएं यूज की जा रही हैं, जिन वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, उन वस्तुओं को बनाने में कहीं चाइल्ड लेबर तो यूज नहीं है, बच्चों का इस्तेमाल या बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया जा रहा व्यापार को बढ़ाने के लिए। इस पर भी डब्ल्यूटीओ का कोई ध्यान नहीं है, वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंसर्न्स फ्रीक्वेंटली साइडलाइन इन फेवर ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, आप व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड में एंट्री दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में अपना सामान बेच रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन व्यापार से कहीं एनवायरनमेंट पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। कहीं आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट तो नहीं कर रहे जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में और उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने में एनवायरनमेंट का काफी नुकसान होता है। तो आप एनवायरनमेंट वाला जो पॉइंट है वो पूरी तरीके से आप दरकिनार कर रहे हैं। तो ऐसे ये 4 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज हैं जिन पर डब्ल्यूटीओ ध्यान नहीं देता या जिनको इग्नोर आपका डब्ल्यूटीओ करता है। द डब्ल्यूटीओ डिलेमा। प्रॉमिस, वादा क्या है? ग्लोबल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू क्रिएट फ्री फेयर ट्रेड दैट बेनिफिट्स ऑल नेशंस इक्वली। तो ये कहता तो ये है कि डब्ल्यूटीओ इसलिए बनाया गया, डब्ल्यूटीओ एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली पूरी दुनिया में फ्री फेयर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिससे सभी देशों को फायदा होगा। बट रियलिटी इज क्रिटिसाइज फॉर वाइडनिंग द इनइक्वालिटी एंड इग्नोरिंग द क्रूशियल सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। लेकिन जो डब्ल्यूटीओ है, आलोचना डब्ल्यूटीओ की इसलिए होती है क्योंकि वो क्या कर रहा है, असमानता को बढ़ावा दे रहा है, अमीर देशों को और अमीर बना रहा है, गरीब देश और गरीब हो रहे हैं। कुल मिलाकर डब्ल्यूटीओ की पॉलिसी से बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज को फायदा होता है। ठीक है, वो बहुत सारे क्रूशियल सोशल इश्यूज को इग्नोर कर रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज को इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए डब्ल्यूटीओ को क्रिटिसाइज भी आपका यहाँ पर किया जाता है, डब्ल्यूटीओ की आलोचना भी आपकी यहाँ पर की जाती है। अब डब्ल्यूटीओ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स पर। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। Regional trade blocks have come up in order to encourage trade between the countries with geographical proximity. Geographical proximity जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर, देखिए डब्ल्यूटीओ तो पूरी दुनिया के लिए काम करता है, लेकिन अगर हम बात करें आसियान कंट्रीज की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये बेसिकली उन कंट्रीज का ग्रुप है, उन कंट्रीज का ब्लॉक है जो कंट्री साउथ ईस्ट में मौजूद है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एशिया के वो कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है, ये उनका ग्रुप है। इसी तरीके से अफ्रीका, इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन, इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन, ये आपका एक ट्रेड ब्लॉक है। बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज का ये एक ट्रेड ब्लॉक है। तो इसमें बहुत सारे अफ्रीकी नेशंस जो हैं वो शामिल हैं, अपने हितों के लिए काम करते हैं, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्रीज रहते हैं। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो जो आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये उनका एक ग्रुप है। तो इस तरीके से वो कंट्री एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के कंट्रीज हैं, जैसे कि एशिया के कंट्रीज हैं, एशिया से बिलोंग करने वाले कंट्रीज हैं, अफ्रीका से बिलोंग करने वाले कंट्रीज हैं। तो ये कंट्रीज आपस में मिलकर एक ट्रेड ब्लॉक या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिससे इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले कंट्रीज को फायदा हो। तो सिमिलरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्रियरिटीज इन ट्रेडिंग आइटम्स एंड टू कर्व द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो बेसिकली कुल मिलाकर ये जो ट्रेड ब्लॉक्स आपके यहाँ पर बनते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ कंट्रीज आपस में ग्रुप बनाकर या ट्रेड ब्लॉक्स बनाकर क्या करते हैं, आपस में व्यापार करते हैं, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हैं।
ठीक है, क्लियर है मेरी बात। और वो क्या करते हैं, एंड टू कर्ब रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। टुडे 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, दुनिया भर में इस समय करीब 120 क्षेत्रीय ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो कि जनरेट करते हैं 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और इन ट्रेड ब्लॉक्स के जरिए दुनिया का 52% जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होता है। एंड दीज ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप्ड एज द रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप द इंट्रा रीजनल ट्रेड। WTO जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड को प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पावरफुल कंट्रीज को मिलता है। किसी पर्टिकुलर इलाके में, किसी पर्टिकुलर एरिया के कंट्रीज को उतना फायदा नहीं मिलता इस तरीके की व्यवस्था में, कि जैसे हम मान लें अफ्रीका की बात करते हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज ने अगर एक ट्रेड ब्लॉक बना लिया तो वो अपने हितों के हिसाब से अपने लिए व्यापार कर सकते हैं। तो WTO इस लेवल पे जाकर चीजों को नहीं मैनेज कर पा रहा, पॉलिसीज नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से दुनिया भर में इस समय करीब 120 के आसपास जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स है वो काम कर रहे हैं। दो रीजनल ब्लॉक्स रिमूव ट्रेड टैरिफ, ये जो रीजनल ब्लॉक्स हैं उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स को रिमूव कर दिया है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर ये कंट्रीज करते हैं आपस में तो किसी भी तरीके का टैरिफ या टैक्स आपका नहीं लगेगा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है, वो सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा। टैरिफ फ्री ट्रेड होगा विद इन द मेंबर नेशन। तो जो भी इस ट्रेड ब्लॉक के मेंबर कंट्रीज होंगे, जो भी इस ट्रेड ब्लॉक के मेंबर कंट्रीज होंगे उनके बीच में फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा। In the future, it could get increasingly difficult for free trade to take place between the different trading blocks. भविष्य में it could be get increasingly difficult for free trade to the take place। आगे भविष्य में इस तरीके का जो फ्री ट्रेड है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अलग अलग ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में। अभी तो चीजें चल रही हैं बट आगे मुश्किलात होंगे। चिंताएं क्या क्या हैं, कंसर्न्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर कौन सी चिंताएं हैं, भविष्य में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द नेशंस। अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, वो कंट्रीज के बीच कंट्रीज के लिए म्यूचुअली तो बेनिफिशियल ही है, उनके लिए फायदेमंद ही है। इफ इट लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन, अगर हम बात करें, अगर ये लीड करता है कि भाई किसी पर्टिकुलर इलाके में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर रीजन में स्पेशलाइजेशन के साथ कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज जो हैं, क्योंकि वहां पर तेल पाया जाता है, क्रूड ऑयल मिलता है वहां पर खुदाई में, तो गल्फ कंट्रीज पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फायदा उन कंट्रीज को हो सकता है जहां पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत कम है। तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, गल्फ कंट्रीज क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज है क्योंकि वहीं पर क्रूड ऑयल आपका मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली रीजनल स्पेशलाइजेशन एंड हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम ये चाहते हैं कि हर तरीके की वस्तु और हर तरीके की सेवा दुनिया के हर कंट्री में आपको मिले, दुनिया के कुछ देशों में आपको कुछ विशेष प्रकार के फल और कुछ विशेष प्रकार का अनाज नहीं मिलता क्योंकि वहां पर वो अनाज या वो फल नहीं उगाए जाते, और आपको वहां मिलते भी नहीं है क्योंकि वो कंट्री दुनिया के उन देशों से वो अनाज या वो फल इंपोर्ट भी नहीं करता। तो वहां के लोग उन फलों और अनाज से महरूम रह जाते हैं, वो चीज उनको नहीं मिल पाती। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई मिलती रहे, अवेलेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड जरूरी है। इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, तो इन सारी चीजों के लिए दुनिया के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता रहना जरूरी है। इससे ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू नेशंस of it leads to dependency on other countries, uneven levels of development, exploitation, commercial rivalry leading to the wars। कई बार क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू नेशंस, ऑफ इट लीड्स टू डिपेंडेंसी ऑफ द अदर कंट्रीज। कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अंतरराष्ट्रीय व्यापार कुछ देशों के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है, देशों के लिए जरूरी हो जाता है, कंट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो देश होते हैं
वो अपने देश में वस्तुओं के लिए क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से दूसरे देश पर आपके क्या हो जाते हैं, निर्भर आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात कर लेते हैं। अगर इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो ये देशों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड उन देशों के लिए विनाशकारी साबित होता है, डेट्रीमेंटल टू द नेशन, ऐसे देश जो डिपेंड हैं दूसरे देश पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए। तो अगर आप अपनी जरूरत की हर चीज दुनिया के दूसरे देशों से ही मंगाओगे, उन्हीं से खरीदोगे, उन्हीं के इंपोर्ट पर आप निर्भर हो जाओगे, तो ये आपके देश के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। अनइवन लेवल्स ऑफ द डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन होता है, कमर्शियल राइवलरी भी हो जाती है, युद्ध जैसे हालात भी बन जाते हैं। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो वैश्विक व्यापार होता है, ग्लोबल ट्रेड होता है। अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो कि हम रशिया से क्या खरीदते हैं, हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। अमेरिका चाहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदें, क्योंकि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन के साथ वॉर में है, रशिया से अगर हम ऑयल परचेज करते हैं, अगर हम कच्चा तेल खरीदते हैं रशिया से, तो इससे रशिया को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये पैसा जो इंडिया रशिया को देता है तेल खरीदने के बदले, इस पैसे का इस्तेमाल रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध में आपका यहाँ पर करता है। ये तेल हम खरीदते हैं यानी कि इंडिया। तो इन दो देशों के बीच में ये जो ट्रेड हो रहा है, अमेरिका की जब से नजर इस पर पड़ी है, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ आपका यहाँ पर लगा रखा है। यानी कि इसकी वजह से जो चीजें इंडिया से अमेरिका एक्सपोर्ट होती थी, उन चीजों पर 50% टैक्स लगाने से भारत का व्यापार या भारत का ट्रेड काफी अफेक्ट हो रहा है। वही बात यहाँ पर भी लिखी है कि ग्लोबल ट्रेड क्या होता है, जीवन के कई अलग अलग एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग, ये हर चीज को इम्पैक्ट कर सकता है, फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द हेल्थ, पर्यावरण से लेकर हेल्थ तक, वेल बीइंग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एज कंट्रीज compete टू ट्रेड मोर, production and use the natural resources spiral up, resources get used up faster than they can be replenished। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा व्यापार होगा दुनिया के दूसरे देशों के बीच में, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपको ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, आपको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज करोगे तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज तेजी से खत्म होंगे और उनको वापस से बनाया भी नहीं जा सकता। तो ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी नेगेटिव है। गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आखिर ये कौन कौन से गेटवेज हैं जिनके माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अगर दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो ये कहाँ से होगा, कैसे होगा। हमने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर हमें लंबी दूरी या स्पेशली दो कंट्रीज जिनकी दूरी बहुत ज्यादा है, या दो कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेड करना है, व्यापार करना है, वस्तुएं भेजनी है, तो ऐसे में सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन मोड आपका होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। तो बंदरगाह के हैं वो गेटवेज आपके माने जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर दी हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो जो बंदरगाह हैं और जो हार्बर्स हैं, क्योंकि इन्हीं बंदरगाहों, इन्हीं हार्बर से क्या होता है, सामान एक्सपोर्ट होता है दुनिया के दूसरे देशों में, और दुनिया के दूसरे देशों से सामान जो है वो इंडिया में अगर आता है, इंपोर्ट होता है, तो वो भी बंदरगाह या हार्बर पहुंचता है। तो इसी के माध्यम से ट्रेड होता है। कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर थ्रू द दीज पोर्ट्स। तो दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर हमें वस्तुओं को भेजना हो, वस्तुओं को ट्रांसफर करना हो, या लोगों को ट्रांसफर करना हो, तो ये सब कुछ बंदरगाहों के माध्यम से ही होता है। सो द पोर्ट्स, जो बंदरगाह होते हैं, प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग। तो बंदरगाहों पर आपको डॉकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, जहां पर आप अपने जहाजों को रोक सकते हैं। ठीक है, सामान चढ़ा सकते हैं, जहाज पर लोड कर सकते हैं, या जहाज से सामान उतार सकते हैं। सारी फैसिलिटीज आपको बंदरगाहों पर ही मिलती हैं। जरूरत पड़ने पर आप सामान को बंदर पर स्टोर करके भी रख सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी भी मिलती है कार्गो की। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज द पोर्ट अथॉरिटीज मेक अरेंजमेंट्स फॉर द मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग टर्क्स एंड बाइक्स एंड द प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजियल सर्विसेज। तो बहुत सारी अदर जो सर्विसेज आपकी यहाँ पर होती हैं वो भी पोर्ट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पोर्ट इज जज्ड बाय द साइज ऑफ कार्गो एंड द नंबर ऑफ शिप्स हैंडल। एक बंदरगाह
कितने बड़े बड़े साइज के कार्गो को हैंडल कर सकता है और कितने ज्यादा जहाजों को हैंडल कर सकता है, संख्या के आधार पर, उस आधार पर उस पोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझा जाता है। तो जो बंदरगाह जितने ज्यादा जहाज और जितना ज्यादा सामान संभाल सकता है, उस बंदरगाह की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा होती है। द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय अ पोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड। तो एक देश का एक बंदरगाह, किसी कंट्री का एक बंदरगाह कितनी क्वांटिटी ऑफ कार्गो को हैंडल कर सकता है, तो ये एक इंडिकेटर होता है उस कंट्री का कि वो कंट्री किस तरीके से डेवलप हो रहा है, देश का आंतरिक विकास किस तरीके से हो रहा है। उसी चीज का इंडिकेटर वो कार्गो होता है। तो जितना ज्यादा कार्गो, जितना ज्यादा क्वांटिटी, उसका मतलब है कि ट्रेड भी उतना ही ज्यादा हो रहा है, इकोनॉमी भी उतनी ही ग्रो आपकी यहाँ पर हो रही है। टाइप्स ऑफ पोर्ट, बंदरगाहों के भी प्रकार होते हैं, तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जनरली पोर्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। वैसे तो हम पोर्ट्स को ट्रैफिक के प्रकारों के हिसाब से, किस प्रकार का ट्रैफिक वो हैंडल कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक वो हैंडल कर रहे हैं, उस हिसाब से बंदरगाहों के टाइप्स होते हैं। तो जैसे कुछ पोर्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट, नाम से समझिएगा इंडस्ट्रियल पोर्ट। तो ये जो बंदरगाह आपके होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं। यहाँ ऐसी सर्विसेज, ऐसी सेवाएं आपको मिलती हैं जिससे आप भारी भरकम कार्गो को जहाजों पर चढ़ा सकें और जहाजों से उतार सकें। जैसे कि अनाज को लाना ले जाना, शुगर लाना ले जाना, आयरन ओर हो गया या ऑयल हो गया या केमिकल वगैरह हो गया, इसी तरीके का जो मटेरियल हैंडल करने वाले जो बंदरगाह होते हैं, इस तरीके के मटेरियल को जहाजों पर चढ़ाना, लोड करना और जहाज से उतारना, अनलोड करने की जो फैसिलिटी जिन बंदरगाहों पर होती है उन्हें इंडस्ट्रियल पोर्ट्स कहते हैं। कुछ होते हैं आपके कमर्शियल पोर्ट्स। कमर्शियल पोर्ट्स की बात करें, दीज पोर्ट्स हैंडल जनरल कार्गो, पैकेज, प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स को ये हैंडल करते हैं। एंड दीज पोर्ट्स आल्सो हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक, ये लोगों को भी हैंडल करते हैं, यानी कि इन बंदरगाहों से जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, वो भी आते जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, सच पोर्ट्स हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो, भारी भरकम और जो डे टू डे वाली चीजें होती हैं, जनरल कार्गो होता है, बड़े वॉल्यूम में उसको हैंडल कर। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स, दुनिया के जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट की कैटेगरी में ही आपके यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पर वो बंदरगाह लोकेटेड है, उस बंदरगाह की लोकेशन कहाँ पर है, उस आधार पर भी पोर्ट्स के टाइप्स होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं इनलैंड पोर्ट्स। इनलैंड पोर्ट्स, दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, यानी कि समुद्र के तट से थोड़े दूर स्थित होते हैं। समुद्र के तट से ये थोड़े से दूर स्थित होते हैं। दे आर टू द सी थ्रू अ रिवर और अ कैनाल। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये एक लैंड एरिया है, ये एक लैंड एरिया है, और इस लैंड एरिया की बात करें तो समुंदर समुंदर यहाँ पर है, ये आपका समुंदर है, ये आपका समुंदर है, ये आपका समुंदर है। ठीक है। और ये जो बेसिकली बंदरगाह है, वो बंदरगाह बेसिकली आपका यहाँ पर लोकेटेड है। अब ये बंदरगाह समुद्र से तो दूर है, तो बेसिकली इस बंदरगाह के जो जहाज हैं या फिर नाव हैं, तो यहाँ पर इस पोर्ट के पास से एक नदी गुजरती है। इस बंदरगाह के पास से क्या गुजरती है, इस बंदरगाह के पास से नदी गुजरती है, एक रिवर गुजरती है। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी रिवर हो जाएगी, ये आपकी यहाँ से नदी गुजरती है। ठीक है। तो बेसिकली वैसे तो ये जो जहाज ये जो पोर्ट है आपका, ये जो आपका बंदरगाह है, ये बंदरगाह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, एक तरफ से ये नदी से कनेक्टेड है। ठीक है। और जो जहाज वगैरह होते हैं, वो जहाज इस नदी के माध्यम से समुंदर तक जाते हैं, ये जहाज इस नदी के माध्यम से समुंदर तक जाते हैं। तो बेसिकली ये बंदरगाह जो होता है, बेसिकली समुद्र से थोड़ा दूर होगा, किसी नदी से कनेक्टेड होगा, या तो ये रिवर हो सकती है, या फिर अगर वहां पर रिवर नहीं है तो हम वहां पर एक कैनाल बना सकते हैं, एक नहर बना सकते हैं, एक कैनाल बना सकते हैं। और नहर से क्या करेंगे, हम समुद्र को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक कैनाल बना सकते हैं, एक नहर बना सकते हैं। तो या तो नहर के माध्यम से या नदी के माध्यम से ये बंदरगाह, तो यहाँ के जो जहाज होंगे वो इस नदी के माध्यम से समुद्र तक जाएंगे और समुद्र से आएंगे। इस तरीके का जो जहाज होता है वो बेसिकली इनलैंड पोर्ट आपका कहलाता है।
एंड दे आर लिंक्ड टू द सी थ्रू द रिवर और कैनाल। तो इन बंदरगाहों को या तो नदी के माध्यम से या एक नहर के माध्यम से समुंदर से कनेक्ट किया जाता है। सच पोर्ट्स आर असेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स। तो ऐसे बंदरगाह फ्लैट बॉटम वाले शिप्स को ही असेसिबल या उनको ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जिन जहाजों का बॉटम फ्लैट होता है वही जहाज इस बंदरगाह तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद अ कैनाल। तो मैनचेस्टर का जो पोर्ट है उसे एक नहर के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, मैफिन्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। तो ये भी एक पोर्ट है जो कि मिसिसिपी नदी पर लोकेटेड है। राइन हैज सेवरल पोर्ट्स। तो जो आपकी राइन नदी है इसमें भी बहुत सारे आपके बंदरगाह हैं। इसमें एक बंदरगाह ये है, एक बंदरगाह ये है। एंड कोलकाता, इंडिया के एग्जाम्पल की बात करें, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे है और कोलकाता का बंदरगाह भी हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी गंगा नदी की एक ब्रांच है। तो इस हुगली नदी के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, इस पोर्ट तक पहुंचा जाता है और वहां से चीजें होती हैं। आगे बात करते हैं, कुछ बंदरगाह होते हैं आउटपोर्ट्स। आउटपोर्ट्स बंदरगाह, दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स। ये एक्चुअल पोर्ट से थोड़े दूर बनाए जाते हैं और ये डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं। दीज सर्व द पेरेंट पोर्ट्स बाय रिसीविंग दोज शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू देयर लार्ज साइज। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बंदरगाह आपका लोकेटेड है, ये है आपका एक पोर्ट, ये आपका पेरेंट पोर्ट है, ये आपका पेरेंट पोर्ट है। और जब आप ये चीज तो आप समझते हैं, आप ये चीज तो समझते ही हैं कि जैसे जैसे समुद्र का पानी तट के पास पहुंचता है गहराई कम होती जाती है। मतलब अगर यहाँ पर जमीन है, अगर यहाँ पर जमीन है तो इसका मतलब ये है कि पानी की गहराई कम होगी। अगर यहाँ से जमीन शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि बंदरगाह, जो ये पोर्ट है आपका, ये जो बंदरगाह है आपका, यहाँ पर जो गहराई होगी वो कम होगी, इस वाले इलाके में जो गहराई होगी वो कम होगी। तो बेसिकली जो छोटे जहाज हैं, बेसिकली जो आपके छोटे जहाज हैं वो तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, छोटे जहाज तो यहाँ पर आ जाएंगे, छोटे जहाज तो इस बंदरगाह के आसपास खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो जहाज बड़े हैं, तो बड़े जहाजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और गहरे पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये जहाज किनारे तक नहीं आ सकते क्योंकि किनारे पर गहराई कम होगी। तो इनके लिए गहरे पानी में ही एक फैसिलिटी बनाई जाती है, इनके लिए गहरे पानी में ही एक फैसिलिटी बनाई जाती है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली बड़े जहाज जो किनारे तक नहीं आ सकते क्योंकि किनारे पर नदी की जो गहराई है वो कम, समुंदर की जो गहराई है वो बेसिकली कम होगी। तो बेसिकली उस वजह से ये जहाज पास नहीं आ सकते, तो उन्हें गहरे पानी में ही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, गहरे पानी में ही वो जहाज खड़े हो जाते हैं। क्लासिक कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर एग्जाम्पल इज एथेंस। तो जो एथेंस शहर है एंड इट्स आउटपोर्ट, जो उसका आउटपोर्ट है यहाँ पर ग्रीस में, इन ग्रीस, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आउटपोर्ट का। टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कौन सा बंदरगाह किस तरीके के काम करता है, कौन सा बंदरगाह किस तरीके के काम में स्पेशलाइज्ड है, उस आधार पर भी बंदरगाहों के प्रकार होते हैं। जैसे कि कुछ बंदरगाहों को ऑयल पोर्ट्स कहते हैं। दीज पोर्ट्स डील इन प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। तो ये जो बंदरगाह होते हैं ये तेल को लाना ले जाना इस फैसिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं। सम ऑफ दीज आर दी टैंकर्स पोर्ट। इनमें से कुछ बंदरगाह टैंकर्स पोर्ट कहलाते हैं। एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स, जिसमें से कुछ आपके रिफाइनरी पोर्ट्स भी होते हैं। एक ये पोर्ट है वेनेजुएला में और एक ट्यूनीशिया का ये पोर्ट है, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। त्रिपोली इन लेबनन आर टैंकर्स पोर्ट। तो लेबनान का त्रिपोली एक टैंकर पोर्ट है। आबादन ऑन गल्फ ऑफ पर्सिया ये एक रिफाइनरी पोर्ट है। पोर्ट्स ऑफ कॉल, पोर्ट्स ऑफ कॉल फंक्शंस के आधार पर अगला पोर्ट है या फिर पोर्ट्स ऑफ कॉल। दीज आर दी पोर्ट्स, ये वो बंदरगाह होते हैं विच ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ कॉलिंग पॉइंट्स, जिन्हें ओरिजिनली एक कॉलिंग पॉइंट्स के तौर पर डेवलप किया जाता है ऑन मेन सी रूट्स वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। तो बेसिकली ये मेन पोर्ट्स नहीं होते। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक जहाज है, बेसिकली मान लेते हैं कि एक जहाज है
और ये जहाज इस लोकेशन से इस लोकेशन पर जा रहा है। तो ये जहाज इस लोकेशन से इस लोकेशन पर जा रहा है। लोकेशन ए पर एक बंदरगाह है, लोकेशन बी पर एक बंदरगाह है। कई बार कुछ कुछ जगहों पर ऐसे पोर्ट होते हैं, ठीक है, जहां पर आप दूसरी चीजों के लिए नहीं, केवल खाने पीने के लिए रुकते हैं। तो जहाज यहाँ से चलता है चलता है चलता है चलता है। अभी सफर और लंबा है, लेकिन ये जहाज यहाँ पर रुक गया। ये जहाज यहाँ पर रुक गया है। ये जहाज यहाँ पर इसलिए रुक गया है कि बेसिकली यहाँ पर वो अपना लंगर कर सकता है, जहाज में फ्यूल भरवा सकता है, ठीक है, रिफ्यूलिंग करा सकते हैं। यहाँ पर पानी वगैरह चाहिए तो मिल जाएगा, खाने की चीजें अगर आपको लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। और फिर आप अपना जो सफर है वो कंटिन्यू करेंगे, आप बी पोर्ट की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू अ कमर्शियल पोर्ट। आगे चल के ऐसे बंदरगाहों को कमर्शियल पोर्ट में डेवलप भी कर दिया गया। एडन पोर्ट है, होनोलुलु का पोर्ट है, सिंगापुर का जो पोर्ट है, तो ये सभी भी इसी तरह के पोर्ट के एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो पोर्ट्स ऑफ कॉल आगे चल के आपके कमर्शियल पोर्ट्स में डेवलप हो गए। पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन, पैकेट पैकेट स्टेशन, दीज आर ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट्स। इन्हें फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं। These packet stations are exclusively concerned with the transportation of passengers and mail across the water bodies covering short distance। आपने देखा होगा कुछ शहरों में या कुछ राज्यों में नदी किनारे आपको कुछ फेरीज, छोटी छोटी नावें चलती हुई देखने को मिल जाएंगी, जिसमें लोगों को लाने और ले जाने का काम होता है। तो लोगों को लाने और ले जाने के लिए फेरीज आपको मिल जाती हैं, छोटी नावें। तो ये छोटी नावें जहां पर खड़ी होती हैं लोगों को लाने और ले जाने के लिए, वो जगह बेसिकली आपके यहाँ पर फेरी पोर्ट कहलाती है। These stations occur in pairs located in such a way that they face each other across the water body. Example, Dover in England and Calais in France across the English Channel। तो बेसिकली ऐसे में क्या होता है कि ये जो आपके पोर्ट्स होते हैं, ये नदी या फिर वाटर बॉडी के दो साइड होते हैं। मतलब ये स्टेशंस, यानी कि एक स्टेशन आपका यहाँ पर ये बना हुआ है, एक स्टेशन यहाँ पर ये बना हुआ है। जो छोटी सी नाव है, इस नाव के जरिए ये क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लोगों को सामान को उतारेंगे और फिर अपना वापस आपका यहाँ पर चले जाएंगे, इस तरीके से। और ये वाटर बॉडी काफी बड़ी होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इंटरपोर्ट पोर्ट्स की बात करें, तो इंट्री पोर्ट्स की बात करें, दीज आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर बॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। तो बेसिकली ये कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहां पर वस्तुओं को एक साथ लाकर रखा जाता है ताकि उन्हें उस देश में एक्सपोर्ट किया जा सके जहां के लिए उनको खरीदा गया है। सिंगापुर इज एन एंट्री पोर्ट फॉर एशिया। तो बेसिकली सिंगापुर का जो बंदरगाह है वो इसी तरीके का बंदरगाह है। रॉटरडैम फॉर यूरोप एंड कोपेनहेगन फॉर द बाल्टिक रीजन, वो इसी तरीके के बंदरगाह हैं। नेवल पोर्ट्स, नेवल पोर्ट्स, दीज आर दी पोर्ट्स वेयर विच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देश की रक्षा के हिसाब से, देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं। दीज पोर्ट्स सर्व वॉरशिप्स, यहाँ पर नेवी के, नौसेना के बड़े बड़े वॉरशिप्स खड़े होते हैं। एंड हैव रिपेयर वर्कशॉप्स, यहाँ पर जहाजों को ठीक करने के लिए वर्कशॉप्स भी होती हैं। कोची का पोर्ट इंडियन नेवी ऑन करती है, करवार पोर्ट इंडियन नेवी ऑन करती है। तो जहां पर भारतीय नौसेना के जहाज, वॉरशिप्स और इंडियन नेवी इन बंदरगाहों को बेसिकली देश की सुरक्षा के लिए आपका यहाँ पर क्या करती है, यूज करती है। सो आई होप कि आज के लेक्चर से आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर रही होंगी। हमने सारी चीजों को कवर किया, सारी चीजों को डिस्कस किया। इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। हमने पहले बंदरगाहों के टाइप्स के ऊपर डिस्कशन आप साथ किया कि पोर्ट्स के क्या टाइप्स होते हैं। उससे पहले हमने देखा कि बंदरगाहों को गेटवेज कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कंसर्न्स क्या है, चिंताएं क्या हैं, वो हमने देखी। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं वो हमने देखे। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस किया कि डब्ल्यूटीओ क्या है, किन किन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है, ठीक है, इससे किसको फायदा हो रहा है। डब्ल्यूटीओ का इतिहास भी देखा। जीएटी, जीए जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। इससे पहले हमने देखा कि डंपिंग किसे कहते हैं, फ्री ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। इसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड के क्या बेसिस होते हैं, वो भी हम लोगों ने पढ़ा और समझा, ठीक है। हमने स्लेव ट्रेड के बारे में भी देखा कि गुलामों का व्यापार किस तरीके से होता था। इंटरनेशनल ट्रेड की क्या हिस्ट्री थी, वो सब भी हमने पढ़ा और समझा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बार्टर सिस्टम के बारे में भी समझा। हमने ये भी देखा कि जो सैलरी वर्ड है वो कहाँ से आता है और पुराने जमाने में
करेंसी के तौर पर, मनी के तौर पर किन किन चीजों को यूज किया जाता था, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। बार्टर सिस्टम के ऊपर भी हमारा अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। तो जो शुरुआती ट्रेड सिस्टम था, तो इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो ये टॉपिक है वो आपका यहाँ पर खत्म होता है। तो आज के लिए फिर इस सेशन में इतना ही, और ये है चैप्टर नंबर 8, और इस चैप्टर नंबर 8 के डिस्कशन के साथ ही आपकी जो बुक नंबर 1 है ज्योग्राफी की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आगे की क्लासेस में आपको जो आगे के वीडियोस मिलेंगे, बुक नंबर 2 जो इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, हम उनके चैप्टर वाइज चैप्टर आप सभी के साथ वन शॉट वीडियोस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।